हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू एम्पलीफाई लर्निंग। सो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना पाइथन का एक ब्रांड न्यू कोर्स। सो ये कोर्स उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने आज से पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है, या फिर जो बच्चे ऑलरेडी C++ या जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ चुके हैं एंड अब जाके पाइथन सीखना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है। सो इस वीडियो में हम लोग बेसिक इंस्टॉलेशन से लेके पाइथन पे बेस्ड अच्छे प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक तुम जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो की हेल्प से हम बहुत ही आसानी के साथ पाइथन को सीखने वाले हैं। सो अगर तुम इस कोर्स को पूरा एंड तक फॉलो करते हो सो तुम लोग के लिए पाइथन की प्रोग्रामिंग एकदम चुटकी बजाने जितना आसान हो जाएगी। सो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा यूज की जाती है। पाइथन का बेसिकली यूज होता है वेब डेवलपमेंट में, एंड इसके साथ साथ पाइथन का यूज AI या फिर मशीन लर्निंग जैसी चीजों में भी किया जाता है। सो टेक्निकली पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका बहुत सी फील्ड्स में हम यूज करते हैं। सो इस कोर्स को देखने के लिए बस दो ही रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो तुम्हारे पास अपना लैपटॉप होना चाहिए और दूसरा ढेर सारा एंथुसियाज्म जिसकी हेल्प से तुम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख पाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अपने सिस्टम पे हम पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें गूगल ओपन करना है एंड गूगल पे जाके सर्च करना है डाउनलोड पाइथन। एंड डाउनलोड पाइथन जैसे ही हम सर्च करेंगे सबसे पहला हमारा जो वेबसाइट ओपन होकर आएगा विच इज़ python.org। यही तुम्हारा ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन का। इसको हम क्लिक करेंगे एंड क्लिक करके जैसे ही इसको ओपन करेंगे सबसे पहला हमारा ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड पाइथन। लेटेस्ट वर्जन ही हम डाउनलोड कर लेंगे एंड इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे हमारी लेटेस्ट वर्जन की फाइल नीचे डाउनलोड होकर आ जाएगी। अब जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हमारी चालू हो जाएगी। एंड इंस्टॉल करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे दैट यहाँ पे हमारा add python.exe to path इसको हमें क्लिक करके ही इंस्टॉलेशन आगे बढ़ानी है। फिर उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारा पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। सो एक बार जैसे ही पाइथन का इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा इसको हम क्लोज कर देंगे। सो फाइनली जैसे ही पाइथन इंस्टॉल हो जाता है यहाँ पे हमारे सामने स्टार्ट मेन्यू में एक तो पाइथन लिख के आ जाएगा एंड जैसे ही यहाँ पे हम ओपन करते हैं इसको पाइथन का शेल ओपन होके आ जाता है। एंड साथ में यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा IDLE नाम से। ये बेसिकली पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है वो पाइथन के साथ ही आता है, वो भी साथ में यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। सो जितनी भी पाइथन की प्रोग्रामिंग होती है बच्चे यहीं पे करते हैं, यहीं पे आप लर्निंग फेज स्टार्ट करते हो अपना पाइथन का। बट हम लोग यहाँ इस पे प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे बिकॉज आप लोग देख सकते हो इसकी जो स्क्रीन है वो पूरी व्हाइट कलर की है। वैसे तो इसमें डार्क मोड लगा सकते हैं, मैं डार्क कलर की स्क्रीन कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे दूसरा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे एंड उस पर हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे। सो नेक्स्ट अभी इसके बाद हम डाउनलोड करेंगे एक दूसरा सॉफ्टवेयर विच इज़ VS कोड। सो VS कोड का हम यूज़ करेंगे पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए। सो विजुअल स्टूडियो कोड इसको हम डाउनलोड कर लेंगे एंड यहाँ पे जो भी तुम्हारा OS है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तुम फाइल को डाउनलोड कर लोगे। सो क्योंकि यहाँ पे मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉलेशन फाइल डाउनलोड कर लूँगा। सो यहाँ पे जैसे ही हम इसको डाउनलोड करेंगे देख सकते हो यहाँ पे VS कोड का सेटअप डाउनलोड होने लगेगा। सो जैसे ही हमारा VS कोड का फाइल डाउनलोड हो जाएगा इसको हम डबल क्लिक करेंगे एंड सेटअप हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करते जाएंगे। सो कुछ इस तरह हमारा VS कोड भी इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। सो इंस्टॉलेशन के बाद हम स्टार्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे VS कोड। सो विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड यहाँ पे इंस्टॉल होके आ गया है। तो चलो अभी हम पाइथन का सबसे पहले अपना प्रोग्राम बनाते हैं। सो यहाँ पे हम फाइल पे जाएंगे, तो उसके बाद न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा पाइथन फाइल का, क्योंकि हमने पाइथन इंस्टॉल कर रखा है। पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया फाइल देखो ओपन होके आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। कंट्रोल एंड प्लस बटन यहाँ पे क्लिक करके हम साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने साइज़ बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही हम कुछ कोड लिखेंगे, सपोज मैंने अपना नाम प्रिंट करने के लिए कोड लिखा, तो पाइथन में प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन होता है पहले से, प्रिंट फंक्शन। सो इसका हम यूज़ करेंगे एंड प्रिंट के अंदर जो भी चीज़ हमें प्रिंट करनी होती है उसको हम डबल कोट्स में या फिर सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ एंड यहाँ पे जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे, रन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो कि एरो आ रहा होगा रन करने के लिए। तो जैसे ही हम इस एरो को क्लिक करेंगे, अच्छा यहाँ पे देख सकते हो अभी एक इशू है दैट यहाँ पे हमने इनवैलिड पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो पहले हमें यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा तब जाके प्रोग्राम में रन होगा। सो सेलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर, यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं कौन सा पाइथन हमें इंटरप्रेटर यूज़ करना है। सो क्योंकि हमने अभी पाइथन इंस्टॉल किया था, कौन सा वर्जन 3.11, तो हम इसको क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पे हमारा पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट हो गया। अब इसको दोबारा से रन करते हैं। सो एरो पे ही क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पहले पाइथन फाइल सेव करने का ऑप्शन पूछेगा, तो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम को। सो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोग्राम एंड यहाँ पे जितने भी पाइथन की फाइल्स हम बनाएंगे, पाइथन के प्रोग्राम बनाएंगे, उनको .py एक्सटेंशन के साथ हमें सेव करना होता है। .py लास्ट में लगेगा। सो यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो दैट प्रोग्राम हमारा रन हो गया है एंड यहाँ पे नेम भी प्रिंट होके आ गया है। सो यहाँ पे हमने अपना नेम तो चलो प्रिंट कर लिया। इसके अलावा अगर हमें कुछ और प्रिंट करना है तो वो कैसे प्रिंट करेंगे,
सपोज हमें यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट करना है। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं या तुमने बुक में अगर टेक्स्ट रीड किया होगा तो वहाँ पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला जो हम टास्क करते हैं वो करते हैं हेलो वर्ड प्रिंट करने का। तो चलो यहाँ पे प्रिंट करते हैं। सो अगेन वी विल यूज़ द प्रिंट फंक्शन। प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस या फिर ब्रैकेट्स लगा देंगे ओपन क्लोज, एंड इसके बीच में फिर से हम मैसेज लिखेंगे जो हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे इस बार मैं सिंगल कोट्स के बीच लिखता हूँ। देखो पाइथन में क्या होता है, हम किसी भी मैसेज को या स्ट्रिंग को, वर्ड को हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में तुम्हें स्ट्रिंग को डबल कोट्स में ही लिखना होता है और कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। बट पाइथन क्योंकि एक और ज़्यादा नई लैंग्वेज है, इसमें और ज़्यादा एनहांसमेंट किए गए हैं, तो यहाँ पे तुम स्ट्रिंग को डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, दोनों ही पाइथन के अंदर वैलिड होते हैं। तो यहाँ पे एक हमने मैसेज दिया हेलो वर्ड का। अब इसको अगर रन करें तो देखते हैं क्या प्रिंट होके आता है। तो देख लो यहाँ पे फिर से रन हुआ प्रोग्राम एंड यहाँ पे एक मेरा नाम प्रिंट होके आ गया है और दूसरा मैसेज लिख के आ गया है हेलो वर्ड। सो अब क्या हम यहाँ पे ये दोनों ही मैसेज एक सिंगल प्रिंट की मदद से प्रिंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक प्रिंट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज कॉमा कॉमा करके लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना नाम इसी वाले प्रिंट के अंदर लिख दूँ इस तरह, कॉमा करके फिर सेकंड वैल्यू लिख दूं, तो एक सिंगल प्रिंट फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स या फिर मल्टीपल मैसेजेस भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हमारा नाम प्रिंट होगा, उसके बाद एक स्पेस आएगा, फिर उसके बाद में अगला हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हम इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रिंट होके आ गया है, नाम, उसके बाद फिर हेलो वर्ड। तो एक ही लाइन पे प्रिंट हुआ है, ये है क्योंकि सिंगल प्रिंट के अंदर जो भी चीज़ हम प्रिंट करेंगे वो सब एक ही लाइन में प्रिंट होती है। जब हम अगला प्रिंट लिखते हैं तब लाइन चेंज होती है, तब अगली लाइन पे मैसेज हमारा प्रिंट होता है। तो आई होप तुम लोग को प्रिंट करना अच्छे समझ में आ गया होगा। वैसे तो प्रिंट करने में कुछ नहीं होता है, बट हाँ किसी भी मैसेज को या किसी भी चीज़ को प्रिंट करना आई होप तुम लोग समझ गए होगे। नेक्स्ट इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में? सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मुझे कोई एक नंबर लेना है, मैंने क्या किया, नंबर 2 लिया। अगर हम इस नंबर को किसी एक वेरिएबल में सेव कर दें, अब यहाँ पे वेरिएबल का मतलब मेमोरी से है। सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल टू 2, ये क्या करेगा, ये a वेरिएबल के अंदर 2 वैल्यू को सेव कर देगा। अब आप कहोगे वेरिएबल कहाँ से आ गया, वेरिएबल का मतलब क्या है? सो यहाँ पे वेरिएबल का मतलब जैसा कि मैंने बताया, वेरिएबल का मतलब होता है मेमोरी से। होता क्या है कि पाइथन में जब भी हम कोई वेरिएबल की बात करते हैं, तो सपोज हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यू लेना है। अभी तक हमने क्या देखा था कि हमने प्रिंट के अंदर ही डायरेक्ट मैसेज प्रिंट कर दिया था, लेकिन मान लो हमें कोई वैल्यू चाहिए अपने प्रोग्राम में, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें कैलकुलेशंस भी करने होंगे, अलग अलग चीज़ों को सेव भी करना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी वैल्यू के सेव करने की बात करते हैं तो हम उसको सेव कहाँ पे करते हैं, मेमोरी में सेव करते हैं। सो सपोज अगर हमें एक वैल्यू 2 चाहिए, ये तो बहुत सिंपल सी वैल्यू हो गई। अगर हमें एक वैल्यू सेव करनी है कहीं पे, तो कहाँ सेव करेंगे उसको, मेमोरी में। मेमोरी में, क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी चीज़ होती है, कोई वीडियो हो गया, कोई फुटेज हो गया, तो वो हम मेमोरी में ही सेव करते हैं। माय फोन में SD कार्ड, छोटा सा कार्ड पड़ता है, उसमें सेव होता है। कंप्यूटर्स में वही डेटा तुम्हारा हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है। तो मेमोरी में मान लो हमें ये 2 वैल्यू सेव करना है। इस मेमोरी लोकेशन को जो हमने नाम दिया वो दे दिया A। तो यही क्या हो गया, दिस नेम गिवन टू दैट मेमोरी लोकेशन इज नोन एज वेरिएबल। तो ये हो गया हमारा A वेरिएबल। तो A यहाँ पे हमारा वेरिएबल हो जाता है जो कि पॉइंट कर रहा है 2 की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हमने एक और वैल्यू ले लिया, सपोज हमने वैल्यू ले लिया 5 मेमोरी में एक और जगह पे, और इसको हमने डिनोट कर दिया बाय B। तो हमारा एक और वेरिएबल हो गया B। यहाँ पे हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे वेरिएबल्स हम कितने भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं न्यूमेरिक टाइप के ही वेरिएबल्स हों। हम यहाँ पे कोई वैल्यू ले सकते हैं, अपना नाम ले सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम मैं लिख सकता हूँ, ये मेमोरी में मैंने सेव कर दिया, और इस मेमोरी लोकेशन का नाम दे दिया नेम। तुम C भी ले सकते हो, नेम भी ले सकते हो। तो यहाँ पे नेम हमारा वेरिएबल हो जाएगा बिकॉज ये उस मेमोरी लोकेशन का नाम है, एंड जो वैल्यू हम उस मेमोरी लोकेशन पे देंगे वो हमारी उस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। सो इस तरह हम वेरिएबल्स लेते हैं। सो अब जैसा कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा दैट वेरिएबल्स यहाँ पे कई टाइप्स के होते हैं। एक तो यहाँ पे जो हमने 2 वेरिएबल लिए ये न्यूमेरिक टाइप के हैं, और जो ये वाला वेरिएबल मैंने लिया है इट इज़ ऑफ स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं। और यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप भी कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि एक न्यूमेरिक टाइप तुम्हारा सिंपल इंटीजर नंबर्स हो सकते हैं, एक न्यूमेरिक टाइप तुम्हारा जहाँ पे पॉइंट लगा हो, तो यानी कि डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती हैं यहाँ पे। सो वेरिएबल्स न्यूमेरिक टाइप के हो सकते हैं, न्यूमेरिक में भी इंटीजर या फिर डबल एंड फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। और दूसरा स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पे वैल्यूज तुम्हारी स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती हैं, जहाँ पे तुम वर्ड्स को सेव कर रहे होगे। सो ये होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड इन पाइथन। तो सपोज अभी हम कुछ वेरिएबल्स यूज करके देखते हैं। एक तो मैंने a इज इक्वल टू 2 लिया था, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 मैंने एक वेरिएबल लिया।
सपोज यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं b इज इक्वल टू 5, जैसे मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल में बताया था। तो 2 वेरिएबल मैंने ले लिए। अब मान लो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज वैप या राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। मान लो तुम्हें प्रोग्राम लिखने के लिए दिया गया दैट तुम्हें 2 नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, हमने 2 नंबर्स को यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में ले लिया। इस कमेंट को मैं ऊपर लिख दूंगा। अब यहाँ पे कमेंट का मतलब क्या है, एक ऐसी लाइन जिसका प्रोग्रामिंग में कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हारा प्रोग्राम नहीं है, ये यहाँ पे हमने एक कमेंट दिया है कि इस प्रोग्राम में हम क्या करने जा रहे हैं। सो कमेंट्स को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हैशटैग लगाएंगे। सो हैशटैग के आगे जो भी तुम लाइन में लिखोगे वो तुम्हारा प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा, वो तुम्हारा बस एक कॉमेंट होगा। तो कॉमेंट्स का मतलब यही होता है कि समझाते हैं हम कि प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिए, एक तो ए वेरिएबल और दूसरा बी वेरिएबल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें दोनों का सम फाइंड करना है। तो कोई भी 2 नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, प्लस कर देंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक थर्ड वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम मैं दे दूंगा सम। सो वी विल राइट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे ए के अंदर जो वैल्यू है, ए क्योंकि खुद एक वेरिएबल है तो ए तो नहीं ऐड होगा, ए के अंदर का जो वैल्यू है यानी कि 2, उसी तरह और जो बी के अंदर का वैल्यू है 5, ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पे हमने बीच में प्लस लगा दिया है। नाउ प्लस इज अ ऑपरेटर, प्लस एक ऑपरेटर है जो यहाँ पे कुछ काम करेगा और इन दोनों वेरिएबल के अंदर के वैल्यूज को ऐड कर देगा। ये दोनों ही वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और फिर इस इक्वल टू की वजह से यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से ये चली जाएंगी सम वाले वेरिएबल के अंदर। तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा, बेसिक सी चीज है दैट सम के अंदर ए प्लस बी हमने सेव करा लिया है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। इतना तो आई होप तुम लोग समझ गए होगे। अब यहाँ पे अगर हमें इस सम को प्रिंट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, अपना प्रिंट वाला फंक्शन जो मैंने पहले बताया था। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और अंदर लिख देंगे सम। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर प्रिंटिंग द सम। सो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज का सम होगा और वो सम प्रिंट होके आ जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ऊपर एरो जो बना हुआ है इस पे क्लिक करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को। सो यहाँ पे रन होके आ गया है एंड क्या प्रिंट हुआ है, यहाँ पे प्रिंट हुआ है 7, सिर्फ 7 प्रिंट होगा बिकॉज यहाँ पे हमने सिर्फ सम को प्रिंट किया है। तो यहाँ पे अगर हम मैसेज भी एक प्रिंट करना चाहें, अगर मान लो हमें 7 के साथ साथ एक मैसेज देना है कि हाँ सम इतना आया है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट के अंदर हम डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं सम इज इक्वल टू, और उसके बाद में कॉमा लगा दें और उसके बाद में ये सम आगे लिखा ही हुआ है। तो कॉमा लगाने से क्या होता है, देखो पहले लिख के आएगा सम इज इक्वल टू, क्योंकि ये हमने डबल कोट्स में लिखा है। डबल कोट्स में जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, वहां पे कोई भी उसका वैल्यू नहीं देखा जाता। जब भी हम डबल कोट्स में कोई चीज लिखेंगे तो वो एज इट इज प्रिंट होगी। तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने कॉमा के आगे लिख दिया सम। कॉमा के आगे सम लिखने का मतलब ये कि उसी के आगे सम का वैल्यू, क्योंकि सम ये जो आगे लिखा हुआ है ब्लू कलर से तुम्हें दिख रहा होगा, तो ये वाला सम जो है ये वेरिएबल है, तो इसके अंदर का जो वैल्यू होगा वो यहाँ प्रिंट होगा। ये वाला सम एज इट इज प्रिंट होगा क्योंकि ये हमने डबल कोट्स में लिखा है, और ये सम एक वेरिएबल है तो इसका वैल्यू प्रिंट होगा, यानी कि जो 7 आया है प्रिंट होके। तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू 7 प्रिंट हो जाएगा। और क्योंकि हमने कॉमा लगाया है तो कॉमा में क्या होता है, पहला स्ट्रिंग, उसके बाद बीच में एक स्पेस आएगा, फिर आगे वाला स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। तो अभी अगर हम इसको रन करें तो क्या प्रिंट होगा, सम इज इक्वल टू 7, जो कि देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। सम उसके बाद इक्वल टू, फिर एक स्पेस बीच में आ गया कॉमा की वजह से, इज इक्वल टू 7 प्रिंट होके आ गया। अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह प्रिंट करें सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे इस तरह प्रिंट करें तो देखो इक्वल टू के बीच में स्पेस आ जाएगा आपकी, यहाँ पे सम उसके बाद एक स्पेस इक्वल टू, क्योंकि मैंने डबल कोट्स के अंदर स्पेस प्रोवाइड कर दिया, फिर इक्वल टू, फिर उसके बाद कॉमा लगा है, कॉमा की वजह से ये स्पेस आया और सम का वैल्यू 7 प्रिंट हो गया। सो आई होप तुम लोग को इतना समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट प्रॉपर प्रोग्राम बना लिया है दैट राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर्स एंड ऐड देम एंड प्रिंट देम। सो यहाँ पे एक तुम लोग के लिए एक्सरसाइज है दैट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। सो अब ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए है, इस क्वेश्चन को तुम लोग अपने आप से करना। सो पाइथन में टोटल इतने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, यानी कौन कौन से, एक हमारा नंबर डेटा टाइप होता है, नंबर के अंदर भी इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर बूलियन, बूलियन वैसे नंबर के नीचे दिया है बट ये अलग से एक डेटा टाइप होता है। फिर सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज़ लेते हैं या ढेर सारी वैल्यूज़ लेते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल्स हो गया। फिर सेट्स होते हैं पाइथन के अंदर, फिर यहाँ पे नन एक होता है, फिर उसके बाद मैपिंग्स के अंदर डिक्शनरीज भी हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो बेसिकली इतने सारे डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में और इन सब के बारे में एक एक करके अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पे उनके पहले अभी हम बात कर लेते हैं अपने एक और बेसिक डेटा टाइप की, जो कि होता है बूलियन डेटा टाइप। सो बूलियन टाइप के वेरिएबल के अंदर हम सिर्फ 2 वैल्यूज दे सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो सपोज हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिया ए और ए के अंदर हमने दे दिया ट्रू, इस तरह।
अच्छा, यहाँ पे तुम लोग देख रहे होगे कि येलो कलर का लाइन बन के आ गया है। दैट मीन्स यहाँ पे स्मॉल टी हमें नहीं लेना है। यहाँ पे देखो एक हिंट भी आ रहा है, कैपिटल TRUE। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, यानी कि यहाँ पे स्मॉल केस के लेटर और अपर केस के लेटर के बीच अंतर होता है, दोनों ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे स्मॉल टी नहीं लेना, कैपिटल टी ये होता है पाइथन के अंदर कीवर्ड। तो कभी भी ट्रू स्मॉल टी से नहीं लिखेंगे, ट्रू के लिए कैपिटल टी का यूज़ करेंगे। और अगर फॉल्स देना है, सपोज अगर एक और वेरिएबल ले लेते हैं बी, उसके अंदर दे देते हैं फॉल्स। फॉल्स भी एक कीवर्ड है। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स ये क्या बता रहे हैं कि इनके बगल में जो हमने वेरिएबल लिया है ए और बी, ये दोनों ही किस टाइप के हैं? ये दोनों ही हमारे बूलियन टाइप के वेरिएबल्स हैं। दीज आर बूलियन टाइप वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स, बूलियन टाइप वेरिएबल्स। अब पाइथन में देखो क्या होता है, जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो यहाँ पे हमें पहले से नहीं बताना होता कि कौन से टाइप का वो वेरिएबल है। बेस्ड अपॉन किस तरह की वैल्यू हम उस वेरिएबल को दे रहे हैं, वो वेरिएबल अपने आप से ही उस टाइप का बन जाता है। जावा में क्या होता है, जावा में अगर हम इसी वेरिएबल को लेते, जावा में हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पे लिखना होता बूलियन a इज इक्वल टू ट्रू। अगर हम जावा में करते तो हम ऐसे लिखते, लेकिन क्योंकि हम पाइथन में लिख रहे हैं, पाइथन में ये खूबी होती है कि यहाँ वेरिएबल्स का डेटा टाइप डायनामिकली डिसाइड होता है। मतलब तुम वेरिएबल डायरेक्टली ले लोगे, जिस तरह का वैल्यू उसके अंदर दोगे उसका डेटा टाइप उसी वैल्यू के हिसाब से अपने आप डिसाइड हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल ले लिया, c इज इक्वल टू मान लो हमने ले लिया 5, उसके बाद d इज इक्वल टू हमने ले लिया 10.1, इस तरह। तो ये तुम्हारा फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल हो गया, मतलब डेसिमल वैल्यू का वेरिएबल हो गया। सी के अंदर इंटीजर वैल्यू जा रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू जा रहा है। यहाँ पे एक और वेरिएबल हम ले सकते हैं, डी के बाद ई ले लेते हैं और इसके अंदर हम सेव कर देते हैं मान लो अपने चैनल का नाम, यानी कि एम्पलीफाई लर्निंग। तो यहाँ पे ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल हो गए और इन सब के अंदर अलग अलग टाइप का वैल्यूज देखो जा रहा है। तो जिस तरह का वैल्यू उस वेरिएबल में जा रहा होगा वो वेरिएबल उस टाइप का बन जाता है। सो ये था ऑल अबाउट वेरिएबल्स इन पाइथन। आई होप तुम लोग को वेरिएबल का पर्पस समझ में आ गया होगा। अब इन वेरिएबल्स का यूज़ क्या होता है कि एक बार हम इन वेरिएबल को बना देते हैं सो इनका वैल्यू हम बार बार आगे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज हमें अगर प्रिंट करना है, वी हैव टू प्रिंट, सपोज हमें ए प्रिंट करना है, कॉमा बी प्रिंट करना है, फिर उसके बाद एक और प्रिंट लेते हैं, सपोज हमें अपने चैनल का नाम प्रिंट करना है नेक्स्ट लाइन पे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट ई। और अगर इसी ई के बाद में अगर मान लो हमें 10.1 भी प्रिंट करना है तो यहाँ पे कॉमा लगा के डी लिख देंगे। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, जो जो चीज़ें प्रिंट में लिखी हैं यही चीज़ें यहाँ पे आउटपुट हो जाएंगी। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। सो इसको रन किया, देखो क्या लिख के आया, पहले ए का वैल्यू ट्रू, बी का वैल्यू फॉल्स, उसके बाद में हमारे चैनल का नाम, ये मैंने प्रिंट यहाँ पे दिया था, और उसके बाद में चैनल के नाम के आगे यहाँ पे 10.1 यानी कि डी का वैल्यू भी प्रिंट हो गया। सो वेरिएबल्स लेने का फायदा यही होता है कि हम उनको बार बार आगे भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, राइट। सो आई होप तुम लोग को वेरिएबल्स का पर्पस समझ में आ गया होगा, साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कि उनके डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो नेक्स्ट हमारा चेक पॉइंट है कि कैसे हम पाइथन के अंदर इनपुट एंड आउटपुट लेते हैं फ्रॉम द यूजर, मतलब इनपुट कैसे लेंगे फ्रॉम द यूजर एंड उसके ऊपर बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे। जैसे याद करो अभी हम लोगों ने सम वाला प्रोग्राम किया था। सो वी हैव टेकन 2 नंबर्स एंड वहां पे हमने उनका सम किया था और उसको प्रिंट कर दिया था। सो अब हम करने वाले हैं कि अब हम वही 2 नंबर्स खुद से ना लेके किसी और से इनपुट करवा के तब हम उनको ऐड करेंगे। जैसे हम लोग कैलकुलेटर में करते हैं, 2 नंबर्स हम लोग टाइप करते हैं तब ऐड करते हैं, ऐसा तो नहीं कैलकुलेटर अपने आप से नंबर लेके ऐड करके हमें दे देता है। तो यहाँ पे अब हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो यूजर से नंबर लेगा, यानी कि किसी और पर्सन से नंबर इनपुट करवाएगा तब जाके यहाँ सम करेगा। तो चलो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सपोज यहाँ पे हम वैसे ही करते हैं, ए एक नंबर हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा नंबर बी में हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ लगा देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे इन दोनों का हम सम करेंगे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और उसके बाद इस सम को हम प्रिंट कर देंगे। वी विल प्रिंट, यहाँ पे मैसेज आएगा सम इज इक्वल टू और उसके बाद में कॉमा सम। तो यहाँ पे हम सम को इस तरह प्रिंट कर देंगे। आई होप फैमिलियर हो गए होगे इस चीज़ से अब कि यहाँ पे ए में कुछ नंबर होगा, बी में कुछ नंबर होगा और दोनों का सम होगा, फिर सम प्रिंट हो जाएगा। मेन चीज़ जो पिछले वाले प्रोग्राम से यहाँ पे अलग होने वाली है वो ये कि अब हम वैल्यू खुद नहीं देंगे, यूज़र से इनपुट कराएंगे। देखो इनपुट कराने के लिए यहाँ पे पाइथन के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से बना हुआ फंक्शन है, हमें बस उसका यूज़ करना है। कौन सा फंक्शन होता है, दैट इज इनपुट फंक्शन। फंक्शन है इसलिए इनपुट के आगे यहाँ पे ओपन क्लोज ब्रैकेट भी लगते हैं। सो इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, मतलब कीबोर्ड से जो जो वैल्यू हम टाइप करेंगे इस कीबोर्ड से, तो यहाँ पे कीबोर्ड से जो जो वैल्यूज हम टाइप करेंगे वो वैल्यू इनपुट फंक्शन ला के हमारे प्रोग्राम में उस वेरिएबल के अंदर सेव करा देगा। यानी कि कीबोर्ड में अगर कोई वैल्यू मैं टाइप करूंगा सो इनपुट फंक्शन उसको लेके आएगा और ए के अंदर सेव कर देगा। फिर बी के अंदर भी हम इनपुट करा लेते हैं दूसरा वैल्यू,
यहाँ पे जो वैल्यू मैं सेकंड टाइप करूँगा वो सेकंड वैल्यू बी वाले वेरिएबल के अंदर चला जाएगा और फिर दोनों ही वैल्यूज आपस में ऐड होंगे, दोनों का सम होगा और सम यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरह हम दो वैल्यू ले सकते हैं। अब इनपुट फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमें कुछ मैसेज देना होता है या प्रॉम्प्ट देना होता है, क्योंकि यूजर को ऐसे कैसे पता लगेगा कि उसे कोई वैल्यू इनपुट करना है। तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है यूजर को तुम एक मैसेज दोगे, यूजर से कहोगे कि यहाँ पे हमें एक वैल्यू इनपुट चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट के अंदर एक मैसेज हम देंगे। मैसेज के लिए यहाँ पे डबल कोट्स का यूज करेंगे। सो यहाँ पे इनपुट वाले फंक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे एक मैसेज जाएगा दैट एंटर अ नंबर। सो यहाँ पे यूजर को हम एक मैसेज दे रहे हैं टू एंटर अ नंबर। फिर उसी तरह सेकंड वाले इनपुट में भी यूजर को हम एक मैसेज देंगे एंटर अनदर नंबर। तो दो नंबर्स एंटर कराना है। एंटर फर्स्ट नंबर ऐसे कर सकते हो तुम, एक मैसेज दे दो एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकंड नंबर, इस तरह भी कर सकते हो। और यहाँ पे लगा दो कोलन, इसी के आगे स्पेस, और फिर यहाँ पे भी लगा दो कोलन और इसके आगे स्पेस। इससे क्या होगा, पहले लिख के आएगा एंटर फर्स्ट नंबर और एक स्पेस आ जाएगा, वहाँ पे जो तुम वैल्यू दोगे वो ए में चली जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड लाइन पे मैसेज प्रिंट हो गया आएगा एंटर सेकंड नंबर, वहाँ पे जो तुम मैसेज दोगे यानी कि नंबर इनपुट करोगे वो चला जाएगा बी के अंदर और दोनों ही आपस में ऐड होंगे और यहाँ पे सम तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। तो चलो इसको अभी हम करके देखते हैं। सो यहाँ पे अभी हम इसको रन करते हैं। सो जब रन करेंगे तो एंटर फर्स्ट नंबर लिख के आया। मान लो मैंने इसमें एंटर किया 20, ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर में मैंने इनपुट किया 23। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 20 + 23 दोनों ऐड हो जाएंगे, 43 आना चाहिए। बट जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो सम इज इक्वल टू क्या लिख के आ गया, सम इज इक्वल टू 23 लिख के आ गया। भाई ऐसा कैसे हुआ, यहाँ पे तो 20 + 23 होना चाहिए था। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, देखो जो इनपुट हमारा फंक्शन होता है, नाउ दिस इनपुट फंक्शन टेक्स इनपुट एज अ स्ट्रिंग। यहाँ पे ये जो भी इनपुट ले रहा है यानी कि 20 और 23, यानी कि यहाँ पे जो ए वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू दिया था 20 एंड बी वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू दिया था 23, वो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं थे, दे वर इन स्ट्रिंग फॉर्म। ये मतलब होता है जब भी हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे ना, याद रखना ये चीज़ कि जब भी हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे इट टेक्स इनपुट एज स्ट्रिंग्स, एज स्ट्रिंग इनपुट जाता है हमेशा उसके अंदर। तो वहाँ पे हमें वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना होता है। अब कन्वर्ट का मतलब क्या, समझ लो। पहले ये चीज़ देख लो क्यों ऐसा हुआ कि 2023 प्रिंट हुआ, 2023 क्यों प्रिंट हुआ। जब हमने यहाँ पे a + b किया, सो यहाँ पे ये नंबर के वैल्यूज़ नहीं है, दीज टू आर स्ट्रिंग, दीज टू वैल्यूज आर ऑफ स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग क्या होती है, जुड़ती नहीं है, न्यूमेरिकली ऐड नहीं होती हैं। स्ट्रिंग एक के आगे एक जुड़ जाती हैं। जब भी चीज़ें डबल कोट्स में होंगी या स्ट्रिंग फॉर्म में होंगी, वो एक के आगे एक इस तरह 20 के बाद ऐसे 23 ऐड हो जाएंगी, यानी कि ये क्या प्रिंट होगा, 23 एज स्ट्रिंग। सो ये न्यूमेरिक टाइप का है ही नहीं, तो एक ऐसे नंबर की तरह ऐड होगा। सो यहाँ पे हमें इन्हीं कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। सो यहाँ पे इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक सम कन्वर्जन्स। सो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि दैट हम एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये दो टाइप से होता है, एक होता है तुम्हारा इम्प्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है वो कन्वर्जन जो पाइथन अपने आप कर ले, ये तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप हो जाएगा। सो इम्प्लिसिट हमें ध्यान नहीं देना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अपने आप पाइथन कन्वर्जन कर लेगा वो। लेकिन एक्सप्लिसिट की बात जब आ जाती है, दिस इज अ फोर्सफुल कन्वर्जन। फोर्सफुल कन्वर्जन होगा, ये हमें करना पड़ेगा, वी हैव टू डू इट, ये हमें करना पड़ेगा। सो ये वाला कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना। सो यहाँ पे जब हमने इनपुट कराया था ए और बी का वैल्यू, ए के अंदर हमने क्या लिया था, वी हैव टेकन इनपुट, और इनपुट में हमने मैसेज दिया था एंटर अ नंबर, ऐसे ही तो किया था। और उसी तरह हमने बी को भी किया था। तो मैं एक बता देता हूँ, बाद में हम प्रोग्रामिंग में देख लेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर इनपुट जो है, इनपुट स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू लेके आ रहा है, यानी कि ये जो भी नंबर लाएगा 20 या 23, वो स्ट्रिंग यानी डबल कोट्स में लाएगा। हमें क्या करना है, उसी डबल कोट्स को हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे, हम इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में। ये हो गया क्या, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट डेटा टाइप। याद रखना, ये हम एक्सप्लिसिटली, ये हम जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग टाइप को, किसमें, इंटीजर टाइप में। हमने क्या किया, जिस टाइप में कन्वर्ट करना है वो टाइप का नाम लिख दिया, और उसके बाद में क्या किया, ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे हमको, इंट के आगे ब्रैकेट लगाए और उसके अंदर वो वैल्यू लिख दी स्ट्रिंग वाली जिसे हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो इनपुट होके आएगा नंबर 23, यहाँ पे इनपुट होके क्या आया 20 इस तरह, और इंट में कन्वर्ट हो गया ये इस तरह तो होगा। मान लो मैंने जो इनपुट किया था, वही एग्जांपल में समझा रहा हूँ, 20 मैंने एज अ स्ट्रिंग इनपुट करा था, वो इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद
ए में जाएगा, यानी कि अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नाउ ए विल बी न्यूमेरिकली 20, ए के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू जाएगा 20 का, ये हमने फोर्सिबली कन्वर्ट किया है। उसी तरह हम बी को कन्वर्ट कर लेंगे, सो बी के लिए भी यही काम करेंगे, बी इज इक्वल टू INT, फोर्सिबली कन्वर्ट करा देंगे स्ट्रिंग को नंबर में, तब ऐड कराएंगे। तो चलो अभी यही चीज़ अपने प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम जब इनपुट करा रहे थे तो इसको इनपुट को मैं दूंगा एक ब्रैकेट के अंदर, सेम उसी तरह दूसरे वाले इनपुट को भी एक ब्रैकेट के अंदर कर दूंगा, क्योंकि हम जब कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करते समय जो चीज़ हम कन्वर्ट करते हैं उसको ब्रैकेट के अंदर हमें पैक करना होता है। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के लेफ्ट में क्या लिख देंगे, इंट, बिकॉज हमें इंट में ही यहाँ पे इनपुट चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड बी वाली लाइन पे भी लिख देंगे इंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, दिस इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ज़बरदस्ती वाला कन्वर्जन हम करा रहे हैं, ऐसे याद रखना। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे फोर्सिबली या ज़बरदस्ती हम वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट जो आया है वो नंबर में कन्वर्ट होगा, न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तब जाएगा ए और बी में। तो यहाँ पे चलो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अब अगर मैं 20 और 23 दूंगा तो क्या 2023 प्रिंट होके आएगा, नहीं प्रिंट होके आएगा। चलो अब इसको रन करते हैं, अब ये प्रॉपर हमारा प्रोग्राम बन गया। तो यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर मैंने इनपुट किया 20, सेकंड नंबर मैंने इनपुट किया 23। अब ये न्यूमेरिकली ऐड होंगे, नॉट एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे न्यूमेरिकली ऐड होंगे, तो 20 + 23 कितना आना चाहिए, 43। सो यहाँ पे कितना आ गया, देख लो, सम इज इक्वल टू आ गया 43। सो आई होप तुम लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो इनपुट फंक्शन हमारा होता है वो इनपुट फंक्शन कोई भी वैल्यू हो उसको स्ट्रिंग टाइप में ही लाता है। तो जैसा भी वैल्यू हमें चाहिए होगा हम उस वैल्यू को कन्वर्ट कराएंगे एक्सप्लिसिटली। तो कन्वर्जन भी देखो मैंने समझा दिया, कन्वर्जन दो तरह से होता है, एक ऑटोमेटिक कन्वर्जन, यहाँ ऑटोमेटिक वाला अपने आप से होगा नहीं, और यहाँ पे एक्सप्लिसिट हमें कन्वर्जन कराना पड़ेगा अपनी वैल्यूज़ को, तब जाके अपने वेरिएबल में देना पड़ेगा, तब ये प्रोग्राम सही से काम करेगा। सो आई होप तुम लोग को ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी कन्वर्जन का यूज़ हमें कब और कैसे करना है। सो इनपुट कराने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इनपुट फंक्शन हमें किस तरह की वैल्यू देता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देता है। तो अगर हमें उसको यूज़ करना है सही तरीके से तो हमें उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा उसके प्रॉपर टाइप में, यानी कि अगर हमें नंबर चाहिए तो हमें उसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर हमें डेसिमल टाइप नंबर चाहिए होगा तो वहाँ पे हमें उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि मान लो अगर हमें यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर चाहिए होता, फ्लोट वाला भी मैं केस दिखा देता हूँ। मान लो हमें पॉइंट में अगर सम चाहिए, पॉइंट वाले नंबर्स का सम चाहिए, तो यहाँ पे इंट की जगह मैं फ्लोट कर दूँ, है ना। तो क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऐड होंगे, यानी कि जो 23 मैं दूंगा ये क्या करेगा, उस 23 के आगे 0.0 लगा देगा, क्योंकि अभी तो खैर हम पॉइंट कोई दे नहीं रहे हैं, अगर देना चाहें दे भी सकते हैं पॉइंट वाला नंबर। तो चलो अब इसको रन करके देखते हैं। सो फर्स्ट नंबर सपोज हम छोटे ही देते हैं, 2.1 मैंने दे दिया, और सेकंड नंबर हम दे देते हैं 3.2। तो ये दोनों ऐड होके कितने आएंगे, ये दोनों आ जाएंगे 5.3, और उसके बाद 5.3 के बाद जितने भी पॉसिबल जीरोज होते हैं उतने इसने लगा दिए हैं, बट उनका कोई मतलब नहीं है। 5.3 इज द एप्रोप्रिएट आंसर। सो आई होप तुम लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इनपुट कैसे कराना है और इनपुट को कन्वर्ट कैसे करना है अपने रिक्वायर्ड डेटा टाइप में। और इसी के साथ साथ चलो मैं तुम्हें इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी बता देता हूँ। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है, देखो अगर सपोज यहाँ पे हम एक नंबर को इंट ले लें, इम्प्लिसिट कन्वर्जन अब मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो सपोज अगर मैंने क्या किया, ए और बी दो अलग अलग टाइप में मैंने कन्वर्ट करा है। फर्स्ट नंबर मैंने कुछ दिया उसको कन्वर्ट करा लिया इंटीजर में, और सेकंड मैंने जो नंबर इनपुट कराया है उसको मैंने कन्वर्ट करा लिया इस बार फ्लोट में। तो होगा क्या, एक तुम्हारा इंटीजर वाला नंबर होगा, एक तुम्हारा पॉइंट वाला नंबर होगा। तो दोनों नंबर जब ऐड होंगे तो अल्टीमेटली तो तुम्हारा पॉइंट वाला नंबर आएगा ना। तो यहाँ पे जब इंट और फ्लोट ऐड होंगे तो यहाँ पे इम्प्लिसिटली इंट भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में। ये हमें नहीं करना, ये पाइथन अपने आप कर लेगा। सो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे पहला नंबर मैं सिंपल एक इंटीजर दे देता हूँ और सेकंड नंबर में दे देता हूँ एक पॉइंट वाला नंबर, तो दोनों ऐड होके 5.1 आएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, इंटीजर में नहीं आएगा। सो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो गया है फ्लोट में, अपने आप ही इस इंट को पाइथन ने कन्वर्ट कर लिया है फ्लोट में, तब जाके दूसरे वाले फ्लोट वाले नंबर के साथ ऐड किया है और आंसर भी हमारा किस में आ गया, फ्लोट में। तो ये होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। सो आई होप ये सारी चीज़ें तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सो यहाँ पे अब हम लोग बनाने वाले हैं इस प्रोग्राम को, दैट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड a रेज टू द पावर b, यानी कि किसी एक नंबर पे हम पावर रेज करा के उसका आंसर प्रिंट करेंगे। सो कैसे करेंगे इसको, चलो देखते हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास में एक नंबर है 2, उसको हमने रेज किया अप टू पावर 3। 2 रेज टू द पावर 3 कितना होगा, 2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 × 2 यानी कि कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाता है। सो इस तरीके का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। सो यहाँ पे भी देखो हमें दो चीज़ें तो चाहिए, एक तो हमें नंबर चाहिए होगा और एक उसकी पावर चाहिए होगी। सो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने प्रोग्राम में।
यहाँ पे जो ए हमारा वेरिएबल है वो कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, वो बेस वैल्यू स्टोर करेगा, यानी कि जो नंबर हमें पावर से रेस करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 हमारा बेस है, तो पहले वाले नंबर में हम बेस स्टोर करेंगे। तो हमें चेंज बस यहाँ पे ये करना होगा कि यूज़र को जब हम मैसेज देंगे तो यूज़र से हम बताएंगे कि वहाँ पे बेस वैल्यू यूज़र एंटर करे। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एंटर दी बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू क्या होगी, ये हम मैसेज यूज़र को देंगे और यूज़र हमें क्या इनपुट कर देगा, बेस वैल्यू। फिर इसके बाद यहाँ पे हम पावर इनपुट करेंगे अब। सो b इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे फ्लोट को हम चेंज करके INT कर देते हैं बिकॉज हम होप कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे इंटीजर टाइप के ही होंगे, यानी कि होल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे हम एंटर सेकेंड नंबर की जगह लिख देते हैं एंटर दी पावर, एंटर दी पावर। इससे क्या होगा, यूज़र को पता लग जाएगा दैट यहाँ पे कुछ बेस है और उसकी पावर है और यही हमें यहाँ पे इनपुट करनी है। सो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे जब दोनों चीज़ें मिल गई हैं, बेस और उसकी पावर, तो यहाँ पे a प्लस बी हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें करना है a रेस टू दी पावर b। अब किसी नंबर को किसी पावर तक रेस करने के लिए पाइथन में एक ऑपरेटर होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर कैसे होता है, यहाँ पे हम 2 बार एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़ करते हैं। एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़ करने से क्या होगा, a रेस टू दी पावर b, ये इसका मतलब हो जाता है पाइथन में। सो यहाँ पे क्या होगा, a का जो भी वैल्यू होगा वो रेज हो जाएगा b पावर से और उसके बाद में वो यहाँ पे रिजल्ट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इन दिस वेरिएबल। यहाँ पे हम सम को चेंज कर देते हैं बिकॉज सम यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर और यहाँ पे a रेज्ड टू पावर b, a रेज टू दी पावर b इज इक्वल टू जितना भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो इस बार हम अलग वैल्यू देके देखते हैं। सपोज मैंने दिया 3 और रेज टू दी पावर कर दिया 3, तो 3 रेज टू दी पावर 3 कितना होगा, 3 3 9 3 27 आना चाहिए। सो यहाँ पे प्रिंट होकर देखो आ रहा है a रेज टू दी पावर b इज इक्वल टू 27। सो अब हम बात करते हैं पाइथन के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल की। तो यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम बनाया था, जैसे कि यहाँ पे इतने लाइंस ऑफ कोड हमने लिखे थे, तो ये किस तरह पाइथन में रन होते हैं इसको समझते हैं। यहाँ पे जब भी पाइथन किसी प्रोग्राम को रन करता है तो वो लाइन बाय लाइन उस प्रोग्राम को रन करेगा बिकॉज पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा रन किया जाता है एंड इंटरप्रेटर के केस में क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। मीन्स यहाँ पे जो कोड रन होगा वो कुछ इस तरह होगा, सबसे पहले लाइन नंबर 1 रन होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन यानी कि लाइन नंबर 2 रन होगा, फिर उसके बाद में थर्ड लाइन और उसके बाद में फोर्थ लाइन, यानी कि सबसे पहले a का वैल्यू इनपुट होगा फर्स्ट लाइन में, ये हो गया, फिर उसके बाद सेकंड b का वैल्यू इनपुट होगा सेकंड लाइन में। तो लाइन बाय लाइन इस तरह सीक्वेंशियल ऑर्डर में यहाँ पे सीक्वेंशियल फ्लो हो रहा है। तो इसीलिए इस टाइप के फ्लो ऑफ कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सीक्वेंशियल फ्लो। सीक्वेंशियल वे में यानी कि लाइन बाय लाइन हमारा कोड रन कर रहा है। लेकिन कभी कभी प्रोग्रामिंग में हमें सीक्वेंशियल फ्लो की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी हमें कुछ और केसेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो यहाँ पे हम सीक्वेंशियल फ्लो के अलावा 2 और टाइप के फ्लोज की बात करेंगे। तो फर्स्ट इज सीक्वेंशियल एंड सेकेंड इज कंडीशनल। सेकेंड इज कंडीशनल फ्लो, यहाँ पे कंडीशंस की हम बात करेंगे। और थर्ड इज इटरेटिव। इटरेटिव में हम लूप्स की बात कर रहे होंगे। सो यहाँ पे 3 टाइप्स के फ्लो होते हैं पाइथन में। एक तुम्हारा सीक्वेंशियल फ्लो होता है जहाँ पे लाइन बाय लाइन तुम्हारा एग्जीक्यूट होता है कोड। फिर कंडीशनल फ्लो आ जाता है जहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि कोई लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना है या नहीं। एंड इटरेटिव के केस में हम कोई भी काम बार बार रिपीट करते हैं। सो यहाँ पे चलो एक एक करके बात करते हैं अभी इन सब की। सो सीक्वेंशियल फ्लो के बाद अब हम बात करते हैं इफ एल्स कंडीशन की। सो कंडीशंस क्या होती हैं, एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लो तुम स्कूल जा रहे हो एंड रास्ते में तुम्हें एक आइसक्रीम वाला दिखता है एंड तुम्हें आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। सो तुम्हारा आइसक्रीम खाना इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारी जेब में पैसे हैं कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारे पास में पैसे होंगे तब तुम वो आइसक्रीम खा पाओगे, एंड अगर तुम्हारे पास में पैसे ही नहीं है तो आइसक्रीम वाला तुम्हारे रिलेटिव तो है नहीं कि तुमको आइसक्रीम फ्री में दे देगा, ठीक है। तो लाइकली ऐसा ही होता है मोस्ट केसेस में। सो यहाँ पे एक कंडीशन आ गया कि इफ़ यू हैव मनी देन यू कैन ईट आइसक्रीम। अगर पैसा नहीं है, एल्स अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो तुम आइसक्रीम नहीं खा पाओगे। सो रियल लाइफ में कई ऐसी चीज़ें होती है। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल हो सकता है। जैसे मान लो तुम्हें स्कूल जाना है, अब स्कूल तुम्हारा जाना है, मान लो बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून सीजन चल रहा है, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, इफ़ बहुत तेज़ हैवी रेनफॉल हो जाती है, सो मोस्ट प्रोबेबली 90% केसेस में तुम स्कूल नहीं जा पाओगे इन दैट कंडीशन। हाँ, रेयर केस में हो सकता है तुम छाता लेके या फिर कार से चले जाओ, बट मोस्ट केसेस में मैंने कहा 90% केसेस में हो सकता है तेज़ बारिश में तुम स्कूल ना जा पाओ। सो रियल लाइफ में बहुत सी चीज़ें हमारी सिचुएशन पे या कंडीशन पे बेस्ड होती हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, कहीं हम रोड पे जा
रहे हैं, रोड पे कार से जा रहे हैं या किसी कैब से जा रहे हैं, सो वहाँ पे अगर ट्रैफिक लाइट रेड लाइट जल रही होगी तो हम लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, आगे रोड पे नहीं बढ़ेंगे और वहीं पे रुक जाएंगे। सो वहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि अगर सड़क पे रेड लाइट जल रही है सो हम आगे मूव नहीं करेंगे, एंड इफ लाइट इज ग्रीन देन ओनली वी विल मूव फॉरवर्ड। सो वहाँ पे कंडीशन एक आ गया है। सो रियल लाइफ में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ कंडीशन लगती हैं। अब यही चीज़ मान के देखो, हमें मान लो प्रोग्राम में कोई काम करना है एंड बेस्ड अपॉन सम कंडीशन हमें अपना आउटपुट बताना है, कोई कंडीशन लगाना है वहाँ पे। सो कंडीशन लगाने के लिए पाइथन के अंदर एक कीवर्ड होता है इफ़, एंड इफ़ के साथ साथ कभी कभी हम एल्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही आइसक्रीम वाला केस लेते हैं, इफ़ वी हैव मनी देन वी कैन ईट आइसक्रीम। सो इफ़ का कंडीशन क्या हो गया कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम आइसक्रीम खा सकते हैं। सो वहाँ पे लिखेंगे इफ़ वी हैव मनी देन वी कैन ईट आइसक्रीम। एल्स अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो दूसरे केस में क्या होगा, देन वी कैन नॉट ईट आइसक्रीम। सो यहाँ पे एक कंडीशन मैंने लगाया, तो कंडीशन की हेल्प से मैंने बताया तुम्हें कि इफ एल्स का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो चलो अभी हम यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। सो यहाँ पे है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द एज ऑफ अ पर्सन एंड टेल वेदर ही कैन वोट और नॉट। हम सबको पता है कि वोट डालने के लिए हमें 18 अबव होना चाहिए, यानी कि हमारी एज 18 प्लस होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक पर्सन से हमें उसका एज पूछना है एंड बेस्ड अपॉन दैट कंडीशन कि उसका एज 18 के ऊपर है या नहीं, हम ये बता सकते हैं कि वो वोट कर सकता है कि नहीं। तुमने देखा होगा कि जहाँ पे भी वोट पड़ते हैं, अगर तुम वोट डालने किसी के साथ गए हो तो बाहर ही तुम्हारा वोटर आईडी चेक होता है एंड बेसिकली वहाँ पे यही चेक किया जाता है कि तुम्हारी एज 18 के ऊपर है या नहीं। सो यहाँ पे इसी चीज़ के ऊपर हमें प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो हमें एक एज चाहिए होगा एक पर्सन का चेक करने के लिए कि वो एलिजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहला काम हम यूज़र को एक मैसेज देंगे कि एंटर योर एज, और उसका एज हम इनपुट करा लेंगे अपने प्रोग्राम में। तो कैसे कराएंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं, तुम वेरिएबल ए ले सकते हो। अगर यहाँ पे प्रॉपर तुम्हें एज शो करना है तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी एज ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेरिएबल का नाम जो हम लेते हैं तो वो अगर हम कुछ ऐसा नाम लें जिससे पता लग जाए कि उस वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है तो वो अच्छा माना जाता है। इससे समझ में आ जाता है कि यहाँ प्रोग्राम में तुम क्या करने जा रहे हो। सो यहाँ पे एज इज इक्वल टू हमें क्या करना होगा, हमें इसको इनपुट करना होगा फ्रॉम द यूजर। सो वी विल यूज इनपुट फंक्शन इनपुट कराने के लिए, एंड यहाँ पे हम यूजर को प्रॉम्प्ट देंगे दैट एंटर योर एज। तो यहाँ पे यूजर को हमने एक प्रॉम्प्ट दिया और इस तरह यहाँ पे एज इनपुट हो जाएगी। सो अगर तुमने इस वीडियो को जंप नहीं किया तो तुम्हें पता लग गया होगा दैट यहाँ पे जो एज इनपुट होके आएगा वो तुम्हारा डबल कोट्स में आएगा, यानी कि स्ट्रिंग टाइप में आएगा। सो नाउ वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस एज इनटू इंट। तो यहाँ पे हम इस एज को इंटीजर में कन्वर्ट भी कर लेंगे साथ में, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि वो 18 प्लस है या 18 के नीचे है, माइनर है। सो यहाँ पे एज तो हमने इनपुट करा लिया। अब हमें चेक करना है दैट क्या उसका एज 18 के ऊपर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे कंडीशन लगाने के लिए। वी विल राइट इफ, सिंटैक्स समझ लेना। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ। इफ तुम्हारा एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर, मतलब कि इसका एक स्पेशल मीनिंग होगा फॉर पाइथन इंटरप्रेटर। सो हमने लिखा इफ। इफ के आगे हमें लिखना होता है कंडीशन। अब यहाँ कंडीशन डायरेक्ट लिखेंगे, कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं लगेगा, कंडीशन सीधे सीधे ऐसे ही लिख दिया जाएगा। कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे हमें चेक करना है क्या हमारी एज 18 या फिर उससे ऊपर है। अगर 18 का है पर्सन या फिर 18 के प्लस है तब तो वो वोट डाल सकता है। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ एज इज ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना, 18। सो अगर किसी पर्सन का एज 18 है यानी कि इक्वल टू 18 हो सकता है या फिर 18 के ऊपर हो सकता है, देन यहाँ पे हम लगाएंगे कोलन। कोलन के बाद एंटर मारेंगे और नेक्स्ट लाइन पे अब तुम्हें दिख रहा होगा दैट यहाँ पे एक मार्जिन आ गया नेक्स्ट लाइन पे, यानी कि जो भी चीज़ यहाँ हम लिख रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं वो हमारा इफ के अंदर है। पाइथन के अंदर ब्रैकेट्स वगैरह कुछ नहीं यूज़ होते हैं। कोई लाइन है, कोई कंडीशन है एंड उसके अंदर जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन पे वो मार्जिन से थोड़ा सा आगे होके लिखा जाता है। तो यहाँ पे चलो लिख देते हैं। तो अगर उसका पर्सन का एज 18 के ऊपर है देन ही इज एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे, दैट एक मैसेज दे देते हैं यू आर एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा दैट यू आर एलिजिबल टू वोट। यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया कि अगर तुम्हारी एज 18 के ऊपर है तो आप वोट कर सकते हो या फिर आप अंदर जाके वोट डाल सकते हो, है ना। फिर उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, अगर उस पर्सन की एज 18 के ऊपर नहीं है, देन यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स। तुम चाहो तो इतना ही करके छोड़ सकते हो, तुम चाहो तो इतना ही करके छोड़ दो, लेकिन अगर तुम्हें ये भी प्रिंट करना है दैट अगर वो एज 18 अबव नहीं है उसकी, तो यहाँ पे हम ये भी प्रिंट करें साथ में दैट वो पर्सन वोट नहीं डाल सकता है, तो यहाँ पे तुम एल्स का यूज़ कर लो। इफ़ के साथ ऑप्शनली तुम एल्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ एल्स में हम मैसेज दे देंगे, एल्स के बाद भी कोलन लगेगा एंड एल्स के बाद यहाँ लिख देंगे प्रिंट, क्या होगा, दैट यू कैन नॉट वोट। तो यहाँ पे हम कोई मैसेज दे देंगे दैट यू कैन नॉट वोट। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोग्राम टू चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट।
आई होप तुम लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमने कुछ स्पेशल काम नहीं करा है, हमने बस एक एज को इनपुट कराया है, फिर यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया है। कंडीशन लगाने का तरीका क्या है, पाइथन में इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़ कीवर्ड का यूज़ करा, उसके आगे कंडीशन यहाँ लगा दिया, कंडीशन के बाद में कोलन लगेगा, फिर उसके बाद जो काम हमें करना है बेस्ड अपॉन दैट कंडीशन, नेक्स्ट लाइन पे मार्जिन देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पाइथन ने कर दिया है। इसका मतलब यही है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये वाला जो नीचे वाला स्टेटमेंट है, ये तुम्हारा इफ़ के अंदर है, इसका मतलब बस यही होता है। फिर उसके बाद एल्स के बाद भी कोलन लगेगा, और एल्स के बाद में जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो एल्स के अंदर है, मतलब बेस्ड अपॉन कंडीशन ये स्टेटमेंट्स रन हो रहे हैं। तो यहाँ सीक्वेंशियल फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसा हो रहा है, बेस्ड अपॉन कंडीशन। अगर तुम्हारी एज 18+ होगी तो ये वाला प्रिंट रन होगा, एंड अगर तुम्हारी एज 18 से लेस देन होगी तब फिर ये वाला प्रिंट रन होगा बेस्ड अपॉन दोज कंडीशन। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो अब हमने रन किया इसको, यहाँ पे पूछा है एंटर योर एज। मान लो मैंने अपनी एज एंटर करी, मैं रैंडमली ऐसे ही एंटर कर दूँ, मान लो मैं एंटर कर देता हूँ 60, ठीक है, बहुत ज़्यादा इतनी मेरी एज नहीं है। तो यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे लिख के आ गया यू आर एलिजिबल टू वोट। नेक्स्ट चलो अभी यहाँ पे कम एज यहाँ एंटर करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एंटर करा 10, मान लो एक बच्चा है छोटा, 10 एज है उसकी। सो यहाँ पे एंटर करा, यहाँ पे क्या लिख के आ गया, यू कैन नॉट वोट। सो पाइथन के अंदर हम इस तरह कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, बेस्ड अपॉन कंडीशंस हम कई और भी काम कर सकते हैं। तो चलो अभी हम यहाँ पे एक और प्रोग्राम बनाते हैं, इससे और तुम्हें क्लियर हो जाएगा इफ एल्स का यूज़ कैसे किया जाता है। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रोग्राम है दैट राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स, 2 नंबर्स हमें यूजर से इनपुट कराने हैं, एंड वी हैव टू प्रिंट द ग्रेटर नंबर। मान लो सपोज यूजर ने 2 नंबर हमें दिए 2 और 3, तो दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा हमें सिर्फ वो प्रिंट कर देना है, मतलब कि हमें मैक्सिमम बताना है दोनों नंबर में से बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा। तो ये कैसे करेंगे, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो 2 नंबर यूजर से इनपुट कराएंगे। तो वी विल राइट ए इज इक्वल टू, हमें INT यानी कि इंटीजर टाइप में इनपुट कराना है, तो मैंने पहले से INT लिख दिया। फिर हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और इनपुट फंक्शन में प्रॉम्प्ट क्या देंगे, दैट एंटर फर्स्ट नंबर। एक नंबर यूजर से हमने इनपुट कराया, कोलन और स्पेस, पहली लाइन पे लिख के आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, और इनपुट होके आ जाएगा ए में। तो सेम इसी तरह हम बी को इनपुट कराएंगे, यहाँ पे लिख देंगे बी इज इक्वल टू, और उसके बाद सेकेंड नंबर यहाँ पे इनपुट करा लेंगे, वी विल राइट सेकेंड नंबर। सो यहाँ पे हमने 2 नंबर्स को इनपुट करा लिया। अब हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर इन दोनों में बड़ा है। मान लो ए में कुछ वैल्यू आया, बी में कुछ वैल्यू आया, कैसे बताएंगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अगेन कंडीशन का। तो यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ करने के लिए इफ़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। वी विल राइट इफ़ के बाद क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कुछ, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन बी है, अगर ए बड़ा है तो क्या प्रिंट करेंगे, कोलन लगाएंगे, और उसके बाद में अपना स्टेटमेंट हम प्रिंट कर देते हैं, वी विल राइट प्रिंट। तो यहाँ पे अगर ए ग्रेटर होगा तो हम प्रिंट किसको करेंगे, ए को। एंड अगर ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे एल्स हम यूज़ कर सकते हैं, एल्स अगर यहाँ पे ए नहीं बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है बी बड़ा होगा। सो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे किसे, बी को। तो यहाँ पे जो नंबर ग्रेटर नंबर होगा हम उसको प्रिंट कर देंगे। सो आई होप प्रोग्राम का पर्पस तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड कैसे हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को बनाया है ये भी समझ में आ गया होगा। सो अभी अगर हम इसको रन करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। सो यहाँ पे हमने इसको रन किया, वी विल एंटर 2 नंबर्स। मैंने ए में मान लो दिया 5 और बी में सपोज मैंने दे दिया 8। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें तो दिखाई दे रहा है दैट यहाँ पे सेकंड वाला नंबर 8 बड़ा है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर प्रिंट होके आएगा, मैक्सिमम नंबर 8 प्रिंट होके आ गया, यानी कि सेकंड वाला नंबर। उसी तरह अगर हम पहला नंबर यहाँ पे ग्रेटर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने दिया मान लो 10, ए में दे दिया, बी में दे दिया मैंने 5, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा 10। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा, 10 प्रिंट होके आ जाएगा। सो ये हमारा प्रोग्राम हो गया टू फाइंड ग्रेटर बिटवीन एनी 2 नंबर्स। सो पाइथन में हम इफ एल्स को एक और तरीके से भी यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इफ और एल्स की ज़रूरत हमें पड़ती है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस की ज़रूरत पड़ जाए। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम इफ़ और एल्स के बीच में एक और कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं जो कि होता है एलिफ। एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ। यहाँ पे एल्स इफ हम ना लिखे एलिफ लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम इफ़ के आगे एक कंडीशन लिख के कोई एक स्टेटमेंट रन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हमें फर्दर एक और कंडीशन लगानी है तो हम दोबारा इफ़ ना लगा के एलिफ का यूज़ करते हैं कि अगर ये नहीं हो रहा तो एलिफ वाले कंडीशन पे चले जाओ। एलिफ एक और कीवर्ड है, इसके आगे फिर कंडीशन लिखा जाएगा, फिर एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा। नाउ एलिफ के बाद यहाँ पे हम मल्टीपल एलिफ्स यूज़ करते जा सकते हैं। एल्सिफ यानी कि एलिफ 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 हम इस तरह लिखते जा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, यहाँ पे जितने भी हमको कंडीशंस चाहिए होंगे हम उनको एलिफ के अंदर ऐसे लिखते जाएंगे। एंड लास्ट में हमें जो एल्स में चाहिए होगा, लास्ट में हम एल्स लिख के अपना लास्ट वाला स्टेटमेंट अपना लिख लेंगे। सो इफ एल्स को हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं दैट चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
तो हमें यूज़र से एक नंबर इनपुट कराना है और ये बताना है कि जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है या फिर जीरो है। कैसे चेक करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ए वेरिएबल के अंदर देखो इनपुट करा लिया है, इंटीजर टाइप का इनपुट करा लिया है। तो अभी तक इतना तुम लोग समझने लगे होंगे। सो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में एक नंबर इनपुट करा लिया है। अब हमें चेक करना है कि ए के अंदर जो नंबर आया है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन देंगे, कोई नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब वो जीरो से बड़ा हो। तो यहाँ पे हमें कंडीशन लगा देंगे कि ए अगर ग्रेटर देन है जीरो से तो ऑब्वियस ही बात है वो पॉजिटिव होगा। आगे लगाएंगे कोलन और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे दैट ए इज पॉजिटिव या नंबर इज पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव भी लिख देते हैं, शॉर्ट में भी करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पॉजिटिव। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चेक करने के लिए नेक्स्ट कंडीशन विल बी एलिफ। अब इफ का दोबारा कंडीशन नहीं यूज करेंगे, अब एलिफ का यूज करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ तीन चीजें चेक करनी है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो सेकंड कंडीशन विल बी, अब चेक कर लेते हैं, अगर ए लेस देन जीरो है तो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो का मतलब माइनस का नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा। सो यहाँ लगा देंगे प्रिंट और प्रिंट के अंदर लिख देंगे अगर जीरो से लेस देन नंबर हमारा है तो वो नेगेटिव है, सीधी सी बात है। एंड इसके बाद में पॉजिटिव चेक कर लिया, नेगेटिव चेक कर लिया, अगर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है तब वो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो यहाँ लगा सकते हैं, लास्ट में कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लगा देंगे एल्स। अगर कुछ भी नहीं है, ना जीरो से बड़ा है ना जीरो से छोटा है, तो ऑब्वियसली जीरो होगा। तो एल्स में हम लिख सकते हैं दैट नंबर इज जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों चीज़ें चेक कर ली हैं। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमें और भी कंडीशंस ज़रूरत पड़ेंगी तो यहाँ पे एलिफ हम और भी मल्टीपल लगा सकते हैं, एक और एलिफ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो एलिफ का कोई लिमिट नहीं होता, बीच में हम कितने भी एलिफ्स लगा सकते हैं इफ और एल्स के बीच में। चलो अभी इस प्रोग्राम को रन करेंगे। सो यहाँ पे रन करते ही सबसे पहले हमसे एक इनपुट पूछा जाएगा। सो जैसा भी हम नंबर देंगे, मान लो मैंने नंबर दिया 10, पॉजिटिव नंबर है तो लिख के आ गया पॉजिटिव। फिर यहाँ पे अगर हम कोई नेगेटिव नंबर देते हैं, सपोज मैंने इनपुट दिया -5, तो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया नेगेटिव। सही है। अब यहाँ पे सपोज अगर हम 0 इनपुट करते हैं तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा 0। सो यहाँ पे बेस्ड अपॉन द कंडीशन यहाँ पे हमारा कंट्रोल सेट हो जाएगा एंड वो वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। सो आई होप तुम लोग को ये वाला प्रोग्राम भी अच्छे समझ में आ गया होगा। सो कुछ इसी तरह हम इफ एल्स का यूज करते हैं पाइथन में। सो नाउ कंडीशनल फ्लो के बाद अब हम बात करते हैं इटरेटिव फ्लो की। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में हमें एक ही काम बार बार करना होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सो मान लेते हैं सपोज ऐसा कोई केस आ जाता है कि एक पेज पे तुम्हें 100 टाइम्स अपना नाम प्रिंट करना है। जैसे कभी तुमने देखा होगा कि बचपन में ऐसे पनिशमेंट मिलता था कि कॉपी पे तुम्हें पनिशमेंट के तौर पे एक ही लाइन को बार बार रिपीट करके लिख के लाना है अगले दिन। सो क्या हम प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हमें अगर कोई चीज़ बार बार प्रिंट करनी हो तो उसको हम एक ही लाइन लिख के वो काम कर सकें? तो ऐसे कामों के लिए ही तुम्हारे लूप्स बने होते हैं या फिर इटरेशंस का हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। सो इटरेशन का मतलब जब भी कोई एक ही काम तुम्हें बार बार करना होगा प्रोग्रामिंग में, सो वहाँ पे तुम इटरेशंस का यूज़ करोगे या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ करोगे। तो अब लूप क्या होते हैं? वो स्टेटमेंट जो किसी काम को रिपीट करने में हमारी हेल्प करें। सो कौन कौन से वो स्टेटमेंट्स हैं? 2 स्टेटमेंट्स होते हैं पाइथन में, एक होता है तुम्हारा फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। दोनों का काम एक ही रहता है, दैट वो टास्क को रिपीट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दोनों के यूज़ करने में यानी कि सिंटैक्स में अंतर है। तो दोनों को हम एक एक करके पहले देखते हैं। पहले हम बात करते हैं फॉर लूप की। तो ये होता है हमारा फॉर लूप को यूज़ करने का सिंटैक्स इन पाइथन। हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं फॉर कीवर्ड, यहाँ पे फॉर लिखेंगे, फिर एक कंट्रोल वेरिएबल हम चूज़ करते हैं जिसके अंदर रिपीटेड वैल्यूज़ बार बार आती जाएंगी, जो चेंजिंग वैल्यूज़ हमारी हैं। सो कंट्रोल वेरिएबल लिखेंगे, आगे लिखेंगे इन एक कीवर्ड है पाइथन में। फिर उसके बाद जिस सीक्वेंस में हमें रेपिटेशन करना है उस सीक्वेंस को आगे लिख देंगे। तो उसके बाद में सीक्वेंस या फिर रेंज भी तुम डिफाइन कर सकते हो। अभी मैं रेंज बताऊंगा यहाँ पे क्या होती है। फिर आगे लगाएंगे कोलन। उसके बाद में जिस स्टेटमेंट को हमें बार बार रिपीट करना है, जिस स्टेटमेंट को तुम चाहते हो कि वो बार बार रन हो, वो स्टेटमेंट हम फॉर के अंदर लिख देंगे। अंदर लिखने का मतलब ये है कि एक मार्जिन से थोड़ा सा आगे हट के लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि इस जो स्टेटमेंट है ये तुम्हारा फॉर के अंदर है, ये स्टेटमेंट फॉर के साथ साथ रन होगा। सो फॉर लूप का काम यही होता है। तो चलो भी इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं ताकि तुम लोग को और अच्छे समझ में आ जाए फॉर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलो भी यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। इस प्रोग्राम में हमें क्या करना होगा, वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट आवर नेम 10 टाइम्स। हमें अपना नाम 10 टाइम्स प्रिंट करना है। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख के यहाँ पे अपने चैनल का नाम जो लिख देते हैं एम्पलीफाई लर्निंग, और इस नाम को हमें अगर 10 टाइम प्रिंट करना है तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको 10 बार ऐसे लिख दें 10 लाइन्स पे। लेकिन अगर ऐसा करना पड़ जाए तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ़ायदा ही क्या है? कोई काम हमें अगर 1000 बार करना होगा तो क्या हम 1000 बार यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे? हम ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं लूप का। देखना, हम एक ही बार प्रिंट करेंगे, मतलब स्टेटमेंट एक ही बार लिखेंगे, लेकिन यही एक स्टेटमेंट 10 बार रन होकर 10 बार प्रिंटिंग कर देगा। कैसे करेगा देखना। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं लूप का।
यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का, यानी फॉर कीवर्ड पहले लगाना पड़ेगा, मैंने सिंटैक्स बताया था अभी। फिर उसके बाद में एक हमको लेना पड़ता है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल यहाँ पे तुम कुछ भी ले सकते हो, मैं x ले लेता हूँ। फिर उसके बाद आगे लिखेंगे इन कीवर्ड, सो फॉर x इन। उसके बाद में यहाँ पे आगे हमें देना होता है रेंज या फिर सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब, सीक्वेंस देखो 3 टाइप के होते हैं पाइथन में, एक तुम्हारा स्ट्रिंग होता है, फिर एक तुम्हारा लिस्ट होता है और एक टपल होता है। तो या तो तुम इन तीनों में से कोई यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास में कोई सीक्वेंस नहीं है तो यहाँ पे तुम रेंज का यूज़ कर सकते हो। अब रेंज क्या होता है, तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा। सो रेंज एक फंक्शन होता है पाइथन में, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। रेंज फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर जो भी तुम वैल्यू दोगे, यहाँ पे तुम 2 वैल्यू दे सकते हो, फ्रॉम दिस टू दिस 2 वैल्यू दोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू से लेके एंड वैल्यू तक तुम्हारा रेंज फंक्शन रन करता है। फिर एक और चीज हो सकती है, यहाँ पे तुम एक सिर्फ सिंगल वैल्यू दे दो। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने रेंज में अगर 10 इनपुट दिया, अगर सिर्फ एक इनपुट देंगे तो ये एंड है। इसका मतलब ये होता है दैट ये 0 से वैल्यू लेना स्टार्ट करेगा, 0 1 2 एंड करते करते ये 9 तक, यानी 10 से एक कम तक का वैल्यू देगा। सो रेंज फंक्शन होता है, ये इस तरह काम करता है। इसके अंदर हम जो भी लिमिट देंगे उस लिमिट तक ये फंक्शन रन करेगा। सो इतना करने के बाद में यहाँ लगाएंगे कोलन, और क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट जो प्रिंट स्टेटमेंट है फॉर के अंदर लेना है तो यहाँ पे हमें एक मार्जिन देना होगा। मार्जिन देने की वजह से क्या होगा, अब ये प्रिंट स्टेटमेंट फॉर के अंदर आ गया। यही होता है तरीका पाइथन के अंदर कि हमें यहाँ मार्जिन देना होता है किसी स्टेटमेंट के लिए, ताकि वो डिफाइन हो सके कि वो फॉर के अंदर है या फिर कंडीशन के अंदर है। यहाँ पे तो लूप का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये फॉर लूप है, ये 10 टाइम्स रन होगा, बिकॉज यहाँ पे फॉर एक्स इन रेंज हमने कितना दिया है, 10 दिया है। सो 10 टाइम्स ये रन होगा, और 10 टाइम्स ये किस वाले स्टेटमेंट को रन करेगा, ये हमारे प्रिंट स्टेटमेंट को रन कर देगा। सो अभी इसको रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे रन किया प्रोग्राम, एंड देख सकते हो यहाँ पे हमारा एम्पलीफाई लर्निंग नाम 10 टाइम्स प्रिंट होके आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स में ये प्रिंट हो गया है। अगर यहाँ हम 1000 दे दे तो ये 1000 बार भी प्रिंट कर देगा। देखें तो यहाँ पे हम 1000 देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये 1000 बार प्रिंट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे चाहो तो तुम x को भी प्रिंट कर सकते हो, बट उसमें अभी नहीं जाते हैं। यहाँ पे अपना नाम ही हम 1000 बार प्रिंट करेंगे। ये हो गया, ये 1000 बार इसने देखो प्रिंट कर दिया। ये 1000 लाइन्स हो गई। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बट ये इतने ज़्यादा बार है दैट अभी तक हमारा स्टार्ट पे नहीं पहुंचा है। तो ये 1000 बार हमारा एम्पलीफाई लर्निंग नाम प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ और करते हैं। तो अगर मान लो हमें नेम की जगह ये नंबर्स प्रिंट करने हो फ्रॉम 1 to 10, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेंज को मैंने कम कर दिया बिकॉज 1000 तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हमने 10 तक का रेंज लिया, और इस बार नेम को हटा के हमने यहाँ पे अपना कंट्रोल वेरिएबल ही लिख दिया है। सो इससे क्या होगा, बारी बारी से x में देखो पहले 0 आएगा, जो भी रेंज का हमारा लिमिट है, पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और हम उसी वेरिएबल की वैल्यू को ही प्रिंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, एंड कहाँ तक प्रिंट होगा, 9 तक के प्रिंट होगा। करके देखते हैं रन इसको। सो यहाँ पे रन किया, देखो 1 से लेके 9 तक इसने नंबर्स को प्रिंट कर दिया, और 1 भी नहीं 0 से लेके 9 तक प्रिंट किया है। अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए, हमें 1 से मान लो वैल्यू चाहिए होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट के अंदर यहाँ लिख देंगे x+1। इससे क्या होगा, यहाँ पे x में यानी कि जो 0 से स्टार्टिंग हो रही है उसमें +1 होकर वैल्यू प्रिंट होगी, तो ये 1 से प्रिंट होना स्टार्ट होगी। सो अगर क्वेश्चन मान लो आ जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो यहाँ पे तुम इस तरह रन कर सकते हो। तो देख लो इस बार नंबर्स 1 से प्रिंट होना स्टार्ट हुए हैं। तो एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका मैं तुम लोग को बता देता हूँ। मान लो तुम रेंज फंक्शन का ही यूज़ करना चाहते हो, यहाँ x+1 लिखने का मान लो तुम्हारा मन नहीं है, तो क्या कर सकते हो, रेंज को यूज़ करने का एक और भी तरीका होता है। यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं स्टार्टिंग वैल्यू, कॉमा और एंडिंग वैल्यू। एंडिंग वैल्यू फिर हमें 11 देनी पड़ेगी, इतना दिमाग में रखना। अगर तुम स्टार्टिंग 1 से कर रहे हो और तुम्हें 10 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पे तुम्हें लास्ट में देना होगा 11, क्योंकि एंड से एक कम तक ही ये रेंज फंक्शन वैल्यूज देता है। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक ये रन करेगा, लास्ट वाली वैल्यू नहीं एग्जीक्यूट होती है। सो यहाँ पे तुम्हारा ये हो जाएगा। अगर अब हम इसको रन करें तो ये क्या करेगा, ये 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट कर देगा। इस तरह भी ये काम कर जाएगा। सो अगर हम इसको रन करें तो देख सकते हो 1 से लेके 10 तक के नंबर्स इसने प्रिंट कर दिए हैं। सो इस तरह हमारा फॉर लूप काम करता है पाइथन के अंदर। इससे हम और भी ढेर सारे काम करा सकते हैं। जैसे कि तुम्हारे पाइथन में एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एनी पैटर्न। पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम अक्सर पूछ लिया जाता है, एंड इससे बच्चों को कंफ्यूजन भी बहुत होता है। सो अभी चलो हम लोग एक पैटर्न का प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलो अभी इस पैटर्न को हम लोग प्रिंट करते हैं। मान लेते हैं हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है। ये तुम्हारा एक ट्रायंगल का पैटर्न मान सकते हो। यहाँ पे इस एस्टेरिस्क को हम कुछ इस तरह प्रिंट कर रहे हैं कि ट्रायंगल शेप का, राइट एंगल ट्रायंगल शेप यहाँ पे बना रहा है। सो इसको कैसे हम बनाएंगे, तो पैटर्न प्रिंटिंग में एक चीज़ होती है कि यहाँ पे
प्रिंटिंग लाइन बाय लाइन होती है। जैसे कि पाइथन तुम्हारा कोड को लाइन बाय लाइन रन करता है, उसी तरह जो प्रिंटिंग भी होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो तुम्हारी लाइन बाय लाइन ही होती है। यानी कि यहाँ पे पैटर्न प्रिंट करने में हमें दिमाग कैसे लगाना है कि यहाँ पे पहले फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन और फिर फिफ्थ लाइन। जितनी भी लाइन्स तुम पैटर्न प्रिंट करना चाहो, 10 लाइन का भी कर सकते हो, 20 लाइन का भी कर सकते हो, 1000 लाइन का भी कर सकते हो, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। सो यहाँ पे हमें दिमाग यही लगाना है कि लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग कैसे करें। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स हो रही हैं तो हम यहाँ पे मल्टीपल प्रिंट तो लगाएंगे नहीं, हमें चाहिए कि एक ही प्रिंट लगा के हम ये काम कर सकें। सो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि क्या ऐसा कुछ है जो रिपीट हो रहा है हर बार। हमें दिख रहा है कि एक ही सिंबल पहली लाइन पे तो एक बार आ रहा है, दूसरी लाइन में 2 बार आ रहा है, तीसरी लाइन पे 3 बार, चौथी लाइन पे 4 बार और पांचवी लाइन पे 5 बार। यानी कि जो हमारा लाइन नंबर है, जिस भी लाइन पे हम एस्टेरिस्क को प्रिंट कर रहे हैं, उतने ही टाइम्स हमारा एस्टेरिस्क प्रिंट हो रहा है। ये हमने दिमाग लगाया इसको देख के। सो हम ऐसा कर सकते हैं कि यही काम देखो लूप की मदद से कर सकते हैं। लूप से कैसे करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे फॉर कीवर्ड, उसके बाद लिखेंगे कंट्रोल वेरिएबल, तो आई ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, जो तुम्हारा मन हो। फॉर एक्स मैंने लिया इन, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोई सीक्वेंस तो है नहीं, हम रेंज ही लेंगे। जितनी बार भी हमें ये काम करना होगा तो रेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे, और ये काम कितनी बार करना है, कितने लाइंस तक का पैटर्न हमें प्रिंट करना है, वो यहाँ लिमिट दे देंगे। हमें प्रिंट करना है पैटर्न को कितनी बार, 5 लाइन तक का पैटर्न प्रिंट करना है, तो यहाँ रेंज के अंदर मैंने दे दिया 5 और आगे लगा दिया कोलन। सो फॉर एक्स इन रेंज 5, यानी कि 0 से लेके 4 तक ये वैल्यूज देता जाएगा, 0 1 2 3 4 इस तरह। यानी कि लाइन नंबर 1 के लिए हमें वैल्यू मिला 0, लाइन नंबर 2 पे वैल्यू होगा 1, इस तरह कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या हम ऐसा नहीं कर सकते x+1 वैल्यू ले लें? तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट और उसके बाद में ब्रैकेट्स लगा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर x+1। x+1 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज x में वैल्यू 0 से मिलेंगे, हमें 0 नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट लाइन के लिए 1 चाहिए, सेकंड लाइन के लिए 2 चाहिए, इस तरह चाहिए, इसलिए मैंने x+1 लिखा। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी तुम लोग को। इसके बाद x+1 यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब ये वाला एस्टेरिस्क जो मैंने लगाया है, दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन असल में हम नंबर्स का करते हैं, बट यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं एक स्ट्रिंग का, और इसके आगे हम लिख देंगे यहाँ पे, चाहे सिंगल कोट्स में लिखो चाहे डबल कोट्स में लिखो, वहाँ पे हम लिखेंगे एस्टेरिस्क। अब ये करने से होगा क्या? देखो यहाँ पे पहली बात तो ये लूप बार बार रन होगा, कितनी बार? 5 बार के लिए। उसके बाद में x+1 हमें कैसी वैल्यूज देगा? 0 से वैल्यू ना देके ये 1 2 3 इस तरह की वैल्यूज देगा। फिर हम हर लाइन पे एस्टेरिस्क को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद दिस वेरिएबल। इसका मतलब पहली लाइन पे जब x का वैल्यू 0 है तो x+1 तो 1 हो गया, तो यानी 1 इंटू एस्टेरिस्क, एक ही एस्टेरिस्क प्रिंट होगा। लाइन नंबर 2 पे x का वैल्यू 1 है, x+1 2 हो जाएगा। सो 2 इंटू एस्टेरिस्क का मतलब जब स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करते हैं ना नंबर को, तो वहाँ पे वही स्ट्रिंग बार बार आ जाती है। जैसे याद करो 20 और 23 वाला एग्जाम्पल मैंने तुम लोग को बताया था, वहाँ पे 20 + 23 स्ट्रिंग टाइप में ऐड कर रहे थे, क्या हो रहा था? दोनों स्ट्रिंग्स एक के आगे एक जुड़ जा रही थी। वही चीज़ यहाँ पे होगी जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर से विद दिस स्ट्रिंग, तो यहाँ पे यही स्ट्रिंग आगे रिपीट हो के एक दूसरे में जुड़ती जाएगी। सो यहाँ पे मैं एक स्पेस भी दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा पैटर्न में हमारे यहाँ पे हर एस्टेरिस्क के आगे एक एक स्पेस भी है। तो अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। सो यहाँ पे इसको जैसे ही रन करेंगे, देख लो सेम यही पैटर्न यहाँ प्रिंट होके आ गया है। हमें ऐसे ही पैटर्न चाहिए था। यहाँ पे हम इसको 10 लाइन का भी कर सकते हैं। 10 लाइन का करने के लिए क्या करना होगा? बस इस रेंज को बढ़ा के हमें 5 की जगह 10 कर देना होगा। सो यहाँ पे अब इसको अगर रन करेंगे, सो यहाँ पे देख सकते हो 10 लाइन का प्रिंट होके आ गया। इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक बार में दिख भी नहीं रहा है पूरा। सो आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा कि पैटर्न प्रिंटिंग कैसे करनी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है, अब हो सकता है यही ट्रायंगल तुम्हारा लेफ्ट मार्जिन की जगह राइट मार्जिन वाला ट्रायंगल प्रिंट करने के लिए आ जाए, यानी कि कुछ इस तरह का ट्रायंगल आ जाए। सो इस तरह के ट्रायंगल में हमको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे तुमको दिख रहा है दैट हर लाइन पे अब कुछ स्पेसेस आ गए हैं। प्रिंटिंग तो ऐसे ही होनी है, लाइन बाय लाइन और लेफ्ट से प्रिंटिंग होनी है, लेफ्ट मार्जिन से। सो यहाँ पे पहली लाइन पे देखो यहाँ कुछ स्पेसेस आ गए हैं, दूसरी लाइन पे यहाँ पे कुछ स्पेसेस, थर्ड पे यहाँ और फोर्थ पे यहाँ, फिफ्थ लाइन पे कोई स्पेस नहीं है। सो यहाँ पे ये हम कैसे करेंगे? स्पेसेस कैसे ऐड करेंगे? तो उसके लिए भी थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। हम यही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर करने वाले हैं, इसी x का यूज़ करेंगे, ध्यान देना। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 -x और -1 एंड इसके आगे हम लोग लिख देंगे एस्टेरिस्क, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे स्पेसेस, क्योंकि हमें स्पेसेस चाहिए शुरुआत में, और इसके आगे लगा देंगे हम प्लस। यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, समझना ध्यान से। इस जगह पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हर लाइन पे हमको स्पेसेस कितने प्रिंट करने हैं, बिकॉज इस पैटर्न में तुम्हें दिख रहा होगा हर लाइन पे स्पेसेस हैं। तो स्पेसेस का काम इतना पार्ट कर रहा है जितना मैंने यहाँ सिंटैक्स हाईलाइट करके रखा है। ध्यान देना क्या होगा यहाँ पे, जब पहले x का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे इवेल्युएट करके देखो इसका वैल्यू कितना आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 - 0 - 1 यानी कि 4 आया।
तो 4 इंटू स्पेसेस यानी कि 4 स्पेसेस प्रिंट होंगे किस पे, फर्स्ट लाइन में। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन वाइज 4 ही स्पेसेस तो प्रिंट हो रहे हैं, सीधी सी बात है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकेंड लाइन में x का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 1, यानी कि 5 माइनस 1 माइनस 1, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। सो 3 इंटू स्पेसेस, सेकेंड लाइन पे कितने 3 स्पेसेस प्रिंट होंगे। सो यहाँ सेकेंड लाइन पे दिख रहा है दैट 3 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। 3 स्पेसेस क्या, डबल स्पेस यहाँ करना पड़ेगा हमको, ठीक है। उसके बाद थर्ड लाइन पे देखते हैं, थर्ड लाइन पे x का वैल्यू होगा 2, तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 2 माइनस 1 यानी 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 2। सो थर्ड लाइन पे हमारे 2 स्पेसेस प्रिंट होंगे, फोर्थ लाइन पे 1 स्पेस प्रिंट होगा, फिफ्थ पे 0 प्रिंट होगा। सो ये हम कर रहे हैं यहाँ पे स्पेस कैलकुलेट हो रहा है इस कैलकुलेशन से, और कितने एस्टेरिस्क प्रिंट करने हैं हर लाइन पे वो कैलकुलेट हो रहा है इस वाले स्टेटमेंट से। और यहाँ पे बीच में हमने प्लस लगा दिया है, यानी कि पहले स्पेसेस कैलकुलेट होकर प्रिंट हो जाएंगे, फिर आगे एस्टेरिस्क हमारे कैलकुलेट होकर प्रिंट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे एक और चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी, दैट इस रेंज को हम कम करके 5 कर देंगे, बिकॉज हमने 5 लाइन का ही पैटर्न अभी प्रिंट करना है। सो अब हम इसको रन करते हैं। सो रन करेंगे जैसे इसको देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा राइट मार्जिन वाला ट्रायंगल प्रिंट होके आ रहा है। अब क्या हो रहा है, हर लाइन पे पहले स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी एंड फोर्थ लाइन पे भी, और हमारे जो एस्टेरिस्क हैं वो उसी तरह राइट मार्जिन से अलाइन होकर इस तरह प्रिंट हो जा रहे हैं। सो ये हमारा हो गया ये वाला पैटर्न। सो अभी इसके बाद एक और हमारा तीसरे टाइप का पैटर्न होता है जिसे हम पिरामिड पैटर्न भी बोलते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कह सकते हो कि ये उन दोनों से थोड़ा सा टफ है, यहाँ हमको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो यहाँ पे भी एक चीज़ तो तुम लोग समझ लो, दैट हर लाइन पे प्रिंटिंग वैसे ही होनी है लाइन बाय लाइन, और हर लाइन पे क्या क्या है वो हमको ध्यान लगाना है। यहाँ पे हर लाइन पे कुछ स्पेसेस हैं, एंड उसके बाद ही एस्टेरिस्क प्रिंट होना शुरू हो रहे हैं। उसके बाद में सेकेंड लाइन पे भी स्पेसेस हैं, थर्ड पे भी स्पेसेस हैं, तो स्पेसेस वाला काम तो हमें करना है। सो ये वाला काम जो यहाँ आगे लिखा हुआ है ये तो करना ही करना है। यहाँ पे चेंज क्या हुआ है वो देखते हैं। पिछले वाले पैटर्न के मुकाबले इस बार हर लाइन पे देखो स्टार का नंबर बढ़ गया है, आगे स्टार ज़्यादा प्रिंट हो रहे हैं। तो पहली लाइन पे तो 1 ही प्रिंट हो रहा है, सेकेंड लाइन पे लेकिन 2 स्टार नहीं प्रिंट हो रहे हैं, सेकेंड लाइन पे प्रिंट हो रहे हैं 3 स्टार, तीसरे लाइन पे यहाँ प्रिंट हो रहे हैं 5 स्टार, ऑड नंबर वाइज बढ़ रहे हैं। उसके बाद फोर्थ लाइन पे यहाँ प्रिंट हो रहे हैं कितने 7 स्टार्स, और लास्ट फिफ्थ वाली लाइन पे यहाँ पे कितने प्रिंट हो रहे हैं 9 स्टार्स। सो यहाँ पे ऑड नंबर में तुम्हारे बढ़ रहे हैं स्टार्स हर लाइन पे। सो यहाँ पे ऑड नंबर में अगर बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़ाएंगे हम, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑड नंबर में बढ़ाने का फॉर्मूला, वो होता है 2n+1। याद कर लो, ऑड नंबर अगर तुम्हें इंक्रीज करने हैं सीक्वेंशियली, अगर तुम्हारा x इंक्रीज कर रहा है लेकिन नंबर तुम्हें ऑड वाइज बढ़ाने हैं, तो यहाँ पे कर सकते हो 2n+1 वाला फॉर्मूला, यानी कि 2 इंटू x+1। सो यहाँ पे जब एस्टेरिस्क का कैलकुलेशन करोगे सो यहाँ पे बस 2n+1 यानी कि 2x+1 लगा दो, यानी कि स्टार का नंबर हर लाइन पे ऑड नंबर के हिसाब से बढ़ेगा। पहली लाइन पे 1, दूसरी लाइन पे 3, तीसरे पे 5, अगले पे 7, अगले पे 9, इस तरह। सो अब अगर इसको हम रन करें तो देखना पिरामिड पैटर्न प्यारा सा प्रिंट हो जाएगा। सो इसको रन करते हैं एंड देख सकते हो यहाँ पे हमारा पिरामिड पैटर्न प्रिंट होके आ गया है। सो ये 3 टाइप के पैटर्न्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तीनों के कोड तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो पे जाके वहाँ पे देख लेना, नोट कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम से भी पूछ लिया जाए। एंड इस प्रोग्राम में चाहो तो एक और चीज भी तुम लोग चेंज कर सकते हो अपनी आसानी के हिसाब से, जैसा तुम्हें ठीक लगे। यहाँ पे जो हमने रेंज के अंदर वैल्यू दी है, इस वैल्यू की जगह अगर तुम चाहो डायरेक्ट नंबर दे के यहाँ पे तुम n का यूज कर सकते हो। n एक वेरिएबल मान लो और शुरुआत में n की वैल्यू 5 दे दो, इस तरह कर सकते हो। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हमें वैल्यू मान लो ज़्यादा लाइंस का पैटर्न प्रिंट करना हो तो यहाँ पे बस एक ही जगह पे n का वैल्यू हमें चेंज करना होगा और हमारा पैटर्न और बड़ा प्रिंट हो जाएगा। यानी कि पहले 5 लाइन का पैटर्न प्रिंट हो रहा था, आपकी 10 लाइन का प्रिंट हो जाएगा। वैसे अगर चेंज करते तो हमें 2 जगह चेंज करना पड़ता 5 से 10, अब हमें सिर्फ एक ही जगह नंबर को चेंज करना होगा जितनी भी लाइन का हमें पैटर्न चाहिए होगा। सो अगर इस तरह करें तो अब इसको रन करेंगे तो देखो पिरामिड थोड़ा बड़ा प्रिंट हो जाएगा 10 लाइंस तक का। तुम 1000 लाइन का ही प्रिंट कर सकते हो, वो बात अलग है, इतने मॉनिटर पे प्रिंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ समझ गए होगे। चलो बढ़ते हैं अभी आगे। सो यहाँ पे हमने फॉर लूप को रेंज की मदद से इस्तेमाल करना तो सीख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि फॉर लूप को एक सीक्वेंस की मदद से, अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ एक सीक्वेंस बताया है, स्ट्रिंग के थोड़े मैंने एग्जांपल्स तुम लोग को बताए थे, तो यहाँ पे स्ट्रिंग की हेल्प से, स्ट्रिंग सीक्वेंस की हेल्प से फॉर लूप को कैसे रन करना है उसकी बात करते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें यहाँ पे फॉर लूप की मदद से पाइथन हमारा एक स्ट्रिंग है, इसके वर्ड्स को अलग अलग लाइन पे प्रिंट करना है। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं ताकि तुमको एक आइडिया मिल जाए कि सीक्वेंसेस के साथ फॉर लूप को कैसे इस्तेमाल करना है। चलो यहाँ पे फॉर कीवर्ड का यूज करेंगे फॉर लूप लगाने के लिए। फिर कंट्रोल वेरिएबल तुम यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, x ले सकते हो, a ले सकते हो, i ले सकते हो, जो तुम्हारा मन हो। फॉर i, उसके बाद इन, यहाँ पे हमें सीक्वेंस लेना है। अब सीक्वेंस देखो लेने के 2 तरीके हैं, या तो इस सीक्वेंस को पहले तुम बना लो तब यहाँ पे उसका वेरिएबल यूज कर लो, या फिर डायरेक्टली तुम यहीं पे सीक्वेंस बना सकते हो। सीक्वेंस का मतलब स्ट्रिंग बना लो यहाँ पे।
तो स्ट्रिंग हो जाएगी पाइथन। तो हम इस तरह ले सकते हैं, ये भी ऐसे ही काम करेगा। चाहो तो एक और तरीके से भी ले सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा अभी बाद में। यहाँ पे हो गया फॉर आई इन पाइथन। पाइथन ये क्या है, दिस इज आर सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे फॉर आई इन पाइथन ये क्या करेगा, ये हमें बारी बारी से एक एक कैरेक्टर निकाल के देता जाएगा इस सीक्वेंस या फिर स्ट्रिंग में से। यानी कि पहले हमें p मिलेगा, फिर y मिलेगा, फिर t मिलेगा, फिर h, फिर o, फिर n। इस तरह ये काम करेगा। सो यहाँ पे मान लो हमें इस स्ट्रिंग के वर्ड्स को अलग अलग लाइन पे प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉर के अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट का, वी विल राइट प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख देंगे यहाँ पे आई। आई एक्चुअली क्या कर रहा है, आई यहाँ पे कोई नंबर लेके नहीं चल रहा है। जो भी हम यहाँ कंट्रोल वेरिएबल देते हैं उसके अंदर हमारे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से एक एक लेटर निकल के आता जाएगा या एक एक वैल्यू निकल के आती जाएगी। सो ये होगा। सो यहाँ पे बेसिकली पाइथन का पी वाई सारे जितने कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग लाइन पे प्रिंट होके आ जाएंगे। सो रन करके देखते हैं इसको। सो रन किया, देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, पाइथन के सारे वर्ड्स अलग अलग लाइन पे प्रिंट होके आ गए हैं। चाहो तो ऐसे ले लो, या फिर अगर तुम्हें इस तरह नहीं लेना है तो एक और तरीका भी होता है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना सकते हैं। मान लो एक हमने स्ट्रिंग ले लिया a, और a के अंदर हमने पाइथन सेव करा दिया। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं फॉर आई इन a। इसका भी मतलब सेम वही चीज़ है जो पहले हो रही थी। यहाँ भी a एक सीक्वेंस है, a तुम्हारा सीक्वेंस वाला वेरिएबल हो गया, मतलब a के अंदर एक सीक्वेंस सेव है, यानी कि स्ट्रिंग सेव है। तो यहाँ पे हम लूप चला रहे हैं फॉर आई इन a, फिर i के अंदर a का एक एक लेटर आता जाएगा और हम फिर i को बारी बारी से हर बार प्रिंट करते जाएंगे। सो आई होप समझ में आ गया होगा। इसको अगर हम रन करेंगे तब भी सेम चीज़ ही प्रिंट होगी। तो ऐसे भी कर सकते हो, और बाकी मैंने सिंपल तरीका तुम्हें बताया था, वेरिएबल ना लेके तुम डायरेक्ट यहाँ सीक्वेंस भी लिख सकते हो। सो ये तरीका होता है फॉर लूप को सीक्वेंस के साथ इस्तेमाल करने का। सो फॉर लूप के बाद अभी हम बात करते हैं अपने अगले लूप की, जो कि होता है वाइल लूप। ये फॉर लूप से थोड़ा सा अलग है, काम करने का तरीका इसका थोड़ा सा अलग होता है। बाकी करता ये क्या है, ये भी वही काम करता है, रिपीट करने का। तो यहाँ पे वाइल लूप को कैसे यूज़ किया जाता है इसकी बात करते हैं। सो सिंटैक्स इसका कैसे होता है, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं वाइल कीवर्ड का। वाइल यहाँ पे कीवर्ड है, मतलब कि उसका स्पेशल मीनिंग है फॉर दी पाइथन इंटरप्रेटर। सो यहाँ पे वाइल लिखते हैं, फिर वाइल के आगे हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं कि कब तक हमें वाइल लूप को चलाना है। जो हमारा टेस्ट कंडीशन होगा वाइल के आगे लिख दिया जाएगा, फिर वहाँ पे लगाएंगे कोलन, और फिर वाइल के अंदर जो स्टेटमेंट्स हमें बार बार रन करने हैं वो हम यहाँ पे बॉडी ऑफ फाइल में लिखते हैं। यानी कि एक स्टेटमेंट हम बार बार रन करा सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा स्टेटमेंट्स रन कराएं। फिर यहाँ पे जैसे फॉर में क्या था, हमने एक कंट्रोल वेरिएबल लिया था। यहाँ पे जो भी हम कंट्रोल वेरिएबल लेंगे, जो भी उसका कंडीशन होगा, जैसे भी वो बढ़ेगा या घटेगा, तो वो हमें अपने आप से देखना होता है। वहाँ पे कोई भी चीज़ सिंटैक्स में स्पेसिफाई नहीं है। वाइल के बाहर हम कंट्रोल वेरिएबल ले लेंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो, अदरवाइज वाइल का सिंटैक्स तुम्हारा ऐसे ही है। सो वाइल लूप को यूज़ कैसे करना है, चलो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब मान लो हमारे सामने ये क्वेश्चन है दैट वी हैव टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। जो काम हमने फॉर लूप से किया था वही अब हमें वाइल लूप से करना है। सो कैसे करेंगे, चलो इसको देखते हैं। सो यहाँ पे वाइल लूप से करने के लिए पहला काम, यहाँ पे हमें वाइल लूप का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, वाइल यहाँ पे हम क्या कंडीशन दें, तो कंडीशन बनाने के लिए तो हमें कुछ वैल्यू चाहिए होगा ना, जो बार बार बढ़ती रहे। कंट्रोल वेरिएबल मतलब हमें चाहिए होगा। सो कंट्रोल वेरिएबल फॉर लूप में तो उसी लाइन पे लिखते हैं, बट वाइल के केस में कंट्रोल वेरिएबल हमारा बाहर ही हम बना लेंगे अपने आप से। सो यहाँ पे हम कंट्रोल वेरिएबल x ले लेते हैं, या i ले लो, जो तुम्हारा मन हो। तुम a भी ले सकते हो। सो a की वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करना है। तो मैंने इनिशियली a वेरिएबल का वैल्यू 1 दे दिया। अब मुझे ये पता है कि a का वैल्यू मैं बार बार एक एक बढ़ाता जाऊँगा, और उसके बाद 1 2 3 4 सारे नंबर्स प्रिंट होते जाएंगे। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। कंडीशन क्या रहेगा, एंड वाला टेस्ट कंडीशन हमारा क्या रहेगा, दैट जब तक a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तभी तक हमारा वाइल लूप चलना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा टेस्ट कंडीशन कुछ ऐसे रहेगा दैट वाइल a इज लेस देन इक्वल टू 10। हमें 10 तक चलाना है, इसलिए लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कोलन दे देंगे, यानी कि टेस्ट कंडीशन हमारा हो गया वाइल a इज लेस देन इक्वल टू 10। इस कंडीशन को तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जब तक a की वैल्यू लेस देन 10 या फिर इक्वल टू 10 तक है, जैसे ही 10 से ऊपर जाएगा ये लूप यहाँ पे बंद हो जाएगा। सो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है अपना वैल्यू। सो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, वी विल प्रिंट a, बिकॉज a ही हमारा कंट्रोल वेरिएबल है जो बार बार बदलेगा। तो यहाँ पे पहले a का वैल्यू आएगा 1 प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम भी 1 ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमें a को चेंज भी तो करना पड़ेगा अगली बार के लिए ना। तो यहाँ पे हम करेंगे, प्रिंट के बाद में कर सकते हैं, वी विल राइट a इज इक्वल टू a+1, यानी a में a+1 सेव करा देंगे हम। a की वैल्यू 1 बढ़ा के a में सेव कर दो, अगली बार 2 हो जाएगी a की वैल्यू। फिर भी कंडीशन चेक होगी दैट 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर a की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, अगली बार फिर से हम लूप के अंदर आएंगे, क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 3 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद a का वैल्यू बढ़ के 4, ऐसे होता जाएगा एंड 10 तक के सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। सो अब अगर हम इसको रन करके देखें क्या प्रिंट होगा, देखते हैं।
सो यहाँ पे देख सकते हो 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए वाइल लूप की मदद से। सो इस तरह हमारा वाइल लूप काम करता है। सो आई होप तुम लोगों को वाइल लूप का यूज़ करना समझ में आ गया होगा। सो चलो भी यहाँ पे हम एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं एंड ये प्रोग्राम ऐसा है जो कि तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। दैट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब फैक्टोरियल हो सकता है तुम लोगों ने पहली बार ये वर्ड सुना हो। तो फैक्टोरियल किसी भी नंबर का क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया भी हुआ है दैट 4 फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे उस नंबर से लेके 1 तक सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जो नेट प्रोडक्ट यानी कि टोटल प्रोडक्ट हमारा आएगा वही क्या हो जाता है उस नंबर का फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 24। इसी तरह अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना हो तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं जो कि कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, 2 ज़ा 120। तो 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया। सो इस तरह हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। सो इसी चीज़ का हमें प्रोग्राम बनाना है। सो चलो देखते हैं कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा। तो चलो इस प्रोग्राम को बनाते हैं अभी। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है वो हम अपने आप से नहीं मानेंगे, वो हम यूजर से इनपुट कराएंगे। आई होप इतना तो अभी तक उन लोग को आ गया होगा। तो चलो यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे हम ए वेरिएबल में या एन ले सकते हो, नंबर के लिए एन ले लेते हैं। एन वेरिएबल में हम यूजर से इनपुट कराते हैं एक नंबर। सो यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का नंबर लेंगे। सो इंट फंक्शन का यूज करेंगे, इसके अंदर इनपुट फंक्शन यूज करेंगे और इनपुट के अंदर हम प्रॉम्प्ट देंगे यूजर को टू एंटर आ नंबर। जिस नंबर का फैक्टोरियल यूजर चाहता है निकालना वो नंबर इनपुट हो जाएगा। इनपुट होने के बाद इंटीजर में कन्वर्ट होगा और एन में चला जाएगा। सो यहाँ पे एन में हमारे पास में नंबर आ गया। अब उसका हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू रन अ लूप। लूप चलाना पड़ेगा उस नंबर से लेके 1 तक। बीच में जितने भी नंबर्स आते जाएंगे हमें सबका प्रोडक्ट करते जाना है, सबको लेते जाना है एंड लास्ट में उसी प्रोडक्ट को प्रिंट कर देना है। चलो करते हैं इसको। सो यहाँ पे नंबर हमारे पास में है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। सो वी विल रन वाइल लूप। वाइल लूप की मदद से ही करते हैं। सो वाइल यहाँ पे हमें कब तक लूप चलाना होगा, जब तक n का वैल्यू हमें 1 तक देखो चाहिए। n में हमें जितना भी नंबर मिला होगा 5 10 20 जितना भी, हमें उसे डिक्रीज करते करते 1 तक लाना है। सो यहाँ पे जब तक नंबर की वैल्यू 1 है तब तक हमें लूप को रन करना है। सो यहाँ पे कंडीशन विल बी वाइल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक हम लूप को चलाएंगे और इसके बाद में जब तक ये लूप चलेगा तब तक हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है। सो प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से एक वेरिएबल लेना होगा। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं f फैक्टोरियल के लिए। f इज इक्वल टू मैंने शुरुआत में दे दिया 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जब भी हम रिपीटेड प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं वहाँ पे हमें किसी भी वेरिएबल में जिसमें हम रिपीटेड प्रोडक्ट सेव करेंगे वहाँ पे उसका इनिशियल वैल्यू 1 ही देना होता है। तभी हम उसमें रिपीटेड प्रोडक्ट करते जाएंगे और उसमें सारे नंबर्स का प्रोडक्ट आके सेव होता जाएगा। ये चीज़ याद रखना। रिपीटेड सम करना है तो उस सम में इनिशियली 0 दिया जाता है। रिपीटेड प्रोडक्ट अगर करना है तो उसमें हम इनिशियली वैल्यू 1 देते हैं। सो यहाँ पे वाइल लूप के अंदर हमारा स्टेटमेंट क्या रहेगा, हमें प्रोडक्ट करना है। सो यहाँ पे वी विल राइट f इज इक्वल टू f इंटू, यानी कि उसी नंबर के अंदर हमें प्रोडक्ट करते जाना है। सो f इज इक्वल टू f इंटू क्या, n। ठीक है, n जो हमारा नंबर है उसको हम एक एक कम करते जाएंगे। पहले देखो मान लो n में 4 आया तो पहले 4 होगा, फिर अगली बार 3 आएगा, फिर अगली बार 2 आएगा, फिर अगली बार 1 आएगा। और n को यहाँ डिक्रीज करने के लिए भी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, n इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो जाएगा। और f इज इक्वल टू f इंटू एन। सो इन्हें चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू f इंटू एन और n इज इक्वल टू n माइनस 1, या इनको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। तुम्हें अगर इस तरह सेल्फ सब्ट्रैक्शन करना है उस नंबर में से, उसी में सेव करना है, तो इसके लिए एक ऑपरेटर होता है माइनस इज इक्वल टू। ये क्या करेगा, इसका भी मतलब वही है, n इज इक्वल टू n माइनस 1। लिखने का तरीका बस चेंज हो जाता है, शॉर्ट में चल जाता है काम। n इज इक्वल टू n माइनस 1 इसका भी मतलब है। और f इज इक्वल टू f इंटू एन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f इंटू इज इक्वल टू एन। इन दोनों का मीनिंग यही है, f इज इक्वल टू f इंटू एन एंड नीचे वाली लाइन का मतलब है n इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इसमें कंफ्यूज होने की तो कोई चीज़ नहीं है। आई होप समझ में आ गई होगी ये बात। एंड लास्ट में यहाँ पे जो भी हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा इस लूप के चलने के बाद, सारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे f के अंदर, फिर लास्ट में हमें बस f को प्रिंट कर देना होगा। सो एट लास्ट हम क्या करेंगे, वी विल प्रिंट फैक्टोरियल, यानी कि f का वैल्यू जो भी आया होगा वो हम प्रिंट कर देंगे। सो अब इसको रन करते हैं। सो रन किया, यहाँ पे इनपुट हमसे पूछा, सपोज हम 4 देते हैं तो 4 का फैक्टोरियल कितना आना चाहिए, 4 3 ज़ा 12 और 2 ज़ा 24 आना चाहिए। सो एंटर करेंगे, देख सकते हो 24 आ गया है।
अब हम 5 का फैक्टोरियल निकाल के देखते हैं। सो 5 का फैक्टोरियल के लिए यहाँ पे 5 इनपुट करेंगे, एंटर किया, देखो 5 का फैक्टोरियल 120 आया। ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल की हेल्प से बताया था, 5 का फैक्टोरियल 120 हो गया। सो इसी तरह तुम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल यहाँ निकाल सकते हो। मान लो तुमको 9 का फैक्टोरियल निकालना है, सो 9 का फैक्टोरियल भी आ गया। सो ये प्रोग्राम हमारा फैक्टोरियल्स को सक्सेसफुली कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पे चाहो तो तुम एक मैसेज के साथ प्रिंट कर सकते हो इस फैक्टोरियल को, दैट फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे इस तरह लिख के आएगा और कॉमा f का वैल्यू, इस तरह भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे लिख के आ जाएगा बस एक मैसेज दैट फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। सो आई होप तुम लोग को ये वाला प्रोग्राम भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं सीक्वेंसेस इन पाइथन की। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई एक वेरिएबल होता है तो उसमें हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कर सकते हैं उस वैल्यू को, वो बात अलग है। सो रियल लाइफ में कई बार ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे हमें ढेर सारी वैल्यूज़ को एक साथ लेके चलना पड़ता है। सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो तुम लोग के जब एग्जाम होते हैं, सो एग्जाम में तुम लोग के मार्क्स आते हैं। अब मार्क्स सिर्फ एक सब्जेक्ट के तो होते नहीं है, ढेर सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो वहाँ पे जैसे मार्क्स हो गए, मान लो 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो गए, सो वहाँ पे 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स अगर एक साथ हमें लेके चलने हो तब हम क्या करेंगे? तो ऐसे केसेस में या फिर ऐसे सिचुएशंस में हमारी हेल्प करते हैं सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस का मतलब व्हेन वी हैव टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल देन वी यूज सीक्वेंसेस इन पाइथन। पाइथन में यही होते हैं सीक्वेंसेस। अब सीक्वेंसेस कौन कौन से होंगे? एक तुम्हारा स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है एंड टपल होता है। ये तीनों ही अपनी अपनी जगह यूज होते हैं। तो जैसे मान लो हमें एक लंबा सा सेंटेंस सेव करना है या फिर बड़ा सा पैराग्राफ सेव करना है या फिर ढेर सारे वर्ड्स एक साथ लिखने हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रिंग्स का। सो स्ट्रिंग के अंदर हम ढेर सारे वर्ड्स को, ढेर सारे लेटर्स को एक साथ लिख सकते हैं, यानी ढेर सारे सिंबल्स हम एक साथ कलेक्ट करके लिख देंगे तो वो बन जाती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स की खासियत ये है कि स्ट्रिंग्स को हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है, डबल कोट्स में या फिर सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो पाइथन के अंदर, दोनों का ही मतलब स्ट्रिंग से होता है। फिर इसके बाद सेकंड हम बात करते हैं लिस्ट की। सो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स, जहां पे वो आइटम्स सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ नंबर वाली वैल्यूज हैं, कुछ स्ट्रिंग की वैल्यूज हैं, कुछ यहाँ पे फ्लोटिंग वाले नंबर्स हैं। तो यहाँ पे कैसा भी तुम्हारा आइटम हो सकता है। सो अगर इन कलेक्शन ऑफ आइटम्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिख दिया है, सो इट मेक्स अ लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो जाता है। लिस्ट के अंदर भी इंडेक्सेस होते हैं, हम यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम्स को भी एक्सेस करके निकाल सकते हैं और वहाँ पे उनको चेंज भी कर सकते हैं। लिस्ट यहाँ पे हमेशा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखी जाएगी या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाएगी, इतना याद रखना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टपल। टपल में क्या होता है? वही चीज़ है, यहाँ पे भी हम डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट भी ले सकते हैं, सेम टाइप के एलिमेंट्स भी ले सकते हैं और एक साथ कॉमा कॉमा करके लिख सकते हैं। बस यहाँ पे हमें उनको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखा जाएगा उनको राउंड ब्रैकेट में। टपल लिस्ट से अलग कैसे होता है कि टपल को अगर एक बार बना दिया जाएगा, सो टपल में हम वैल्यूज़ को बदल नहीं सकते हैं। टपल एक बार क्रिएट हो जाता है तो उसको बदला नहीं जा सकता है, उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं किया जा सकता है। सो ये है, यहाँ भी इंडेक्स है, यहाँ भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम निकाल सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते हैं हम टपल को। सो चलो अभी इन तीनों को हम बना के देखते हैं एक एक करके। सो सबसे पहले हम बनाते हैं एक स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग का एक एग्जाम्पल लेंगे। सपोज हमने लिया str इज इक्वल टू एंड इसके अंदर हमने सेव कर दिया वर्ड एम्पलीफाई। एम्पलीफाई लर्निंग भी लिख सकते हैं पूरा अपने चैनल का नाम। तो ये हमारा स्ट्रिंग बन के तैयार हो गया। स्ट्रिंग की खासियत ये है, हम इसको डबल कोट्स में भी बना सकते हैं और यहाँ पे सिंगल कोट्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम मान लो यहाँ पे डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स का यूज़ करें तब भी उसका मतलब सेम रहता है पाइथन में। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम जो भी यूज़ कर लो। जावा में लिमिट होती है, जावा में हम डबल कोट्स का यूज़ करेंगे, लेकिन पाइथन में सिंगल डबल कोट्स दोनों लग सकते हैं। सो स्ट्रिंग के अंदर हमारे इंडेक्सेस होते हैं। जैसे मान लो जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो 0 इंडेक्स पे होता है और यहाँ पे जितनी भी लेंथ होगी तुम्हारी स्ट्रिंग की, लास्ट वाला तुम्हारा लेंथ से एक कम वाले इंडेक्स पे लाई करेगा कैरेक्टर। सो यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे, हर एक का अपना इंडेक्स है। सो यहाँ पे इन कैरेक्टर्स को हम फंक्शन की हेल्प से निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे इसको अगर मान लो हमें प्रिंट करना हो, वी कैन प्रिंट दिस स्ट्रिंग एज str। तो यहाँ पे str वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग देखो प्रिंट होके आ गया है, राइट। चलो इसके बाद अभी हम बनाते हैं एक लिस्ट। सो लिस्ट के लिए हम एक ले लेते हैं वेरिएबल a इज इक्वल टू और इसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज दे देते हैं। मान लो 1 दे दिया एंड इसके साथ में 2 दे दिया एंड यहाँ पे हमने अपने चैनल का नाम भी दे दिया एम्पलीफाई, या फिर और एक नंबर दे देते हैं 2.1। और यहाँ पे अगर हम इस लिस्ट को प्रिंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? अगेन वी कैन यूज द सेम प्रिंट फंक्शन एंड इसके अंदर लिख देंगे a। ऐसा करने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा लिस्ट देखो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम पूरा लिस्ट प्रिंट करने के लिए सिंपल उस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट को भी निकाल सकते हैं लिस्ट में से। हम यहाँ पे मान लो अगर हमें एम्पलीफाई वर्ड चाहिए जो कि इस लिस्ट का हिस्सा है, ये कहाँ पे होगा? यहाँ पे इंडेक्सेस होते हैं।
फर्स्ट जो तुम्हारा आइटम है वो होगा 0 इंडेक्स पे, सेकंड आइटम ये जो है ये 1 इंडेक्स पे होगा। 0 से इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं, याद रखना, इंडेक्सेस स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 1 2 3 इस तरह चलते हैं इंडेक्सेस। सो ये सेकंड इंडेक्स पे है। सो एम्पलीफाई को देखेंगे ये तुम्हारा 2 इंडेक्स पे आएगा, प्लेस थर्ड है बट इंडेक्स पोजीशन इसका क्या होगा 2, बिकॉज 0 1 2 इस तरह होता है। सो यहाँ पे अगर हमें सिर्फ एम्पलीफाई को प्रिंट करना है तो हम सिर्फ ए का सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट करेंगे। इंडेक्स स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होगा या फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स का यूज करना होता है। सो यहाँ पे ए को लिखेंगे यानी कि वेरिएबल का नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे जो एलिमेंट हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे तो सिर्फ एम्पलीफाई देखो प्रिंट होके आ रहा है, यानी कि ए वाले लिस्ट में से सेकंड इंडेक्स वाला जो हमारा एलिमेंट है वो प्रिंट होके आ रहा है। तो अब लिस्ट के केस में क्या होता है, हम चाहें तो लिस्ट का कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे एम्पलीफाई चेंज करके एम्पलीफाई की जगह एम्पलीफाई लर्निंग करना है तो मैं यहाँ पे लिस्ट का एलिमेंट चेंज कर सकता हूँ। वी कैन राइट एम्पलीफाई लर्निंग, ये काम हो जाएगा। एम्पलीफाई की जगह एम्पलीफाई लर्निंग हो गया, मैंने सेकंड इंडेक्स पे चेंज कर दिया। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट हमारा एम्पलीफाई से चेंज होकर एम्पलीफाई लर्निंग हो गया है और ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी तुम लोग को, दैट लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं। वी कैन मेक चेंजेस इन अ लिस्ट, लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं, ये इसकी खासियत होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टपल की। किसी भी टपल को बनाने के लिए यहाँ पे वही चीज होती है, यहाँ पे ये वेरिएबल हम ले लेते हैं और टपल के लिए हम यूज करते हैं राउंड ब्रैकेट्स का। अब वो बात अलग है कि राउंड ब्रैकेट का यूज किए बिना भी हम टपल बना सकते हैं, बट हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज कर लेते हैं। चलो यहाँ पे कुछ वैल्यूज देते हैं, मान लो हमने दिया 1,5 और उसके बाद में यहाँ हमने कोई वर्ड दे दिया, कैसे भी दे सकते हो तुम, यहीं पे वर्ड दे सकते हो। मान लो यहाँ पे दे दिया एप्पल, उसके बाद तुमने यहाँ पे दे दिया 2.1, कुछ भी दे सकते हो वैल्यू, और उसके बाद में यहाँ वैल्यू हमने दे दी -9, कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं टपल के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो वी कैन राइट प्रिंट और ए यहाँ पे लेटर प्रिंट कर देंगे। सो अगर हम यहाँ पे इसको रन करें तो यहाँ पे ए वाला पूरा टपल देखो प्रिंट होके आ गया है। सो यहाँ पे हम चाहें तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें ए का सेकंड इंडेक्स प्रिंट करना है तो ए के सेकंड इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है 2.1 0 1 2, देख लो तो यहाँ पे 2.1 से प्रिंट होके आएगा। सो यहाँ पे 2.1 प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन एक चीज होती है टपल के बारे में जो इसको लिस्ट से डिफरेंट बनाती है, दैट वी कैन नॉट मॉडिफाई इट। एक बार यहाँ पे बन जाता है टपल तो उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, यानी कि यहाँ पे अगर हम चेंज करना चाहें ए के सेकंड प्लेस को, किसी भी पोजीशन को अगर हम चेंज करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं। मान लो मुझे चाहिए कि 2.1 की जगह 3.1 आ जाए, अगर अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखना एरर आएगी, नहीं रन होगा ये। तो यहाँ पे देख सकते हो इस लाइन पे एरर आ गया है, a@2 = 3.1। यहाँ पे मैसेज क्या लिखा है, टपल ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये लिख के आ गया है यहाँ पे। सो यानी कि टपल के केस में हम आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। टपल एक बार क्रिएट हो जाता है सो इट कैन नॉट बी चेंज। सो यही चीज़ टपल को लिस्ट से अलग बनाती है। लिस्ट में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वी कैन मॉडिफाई अ लिस्ट, चेंज अ लिस्ट, बट वी कैन नॉट डू सो इन अ टपल। ऑर्डर्ड होते हैं दोनों में ही इंडेक्सेस होंगे, स्ट्रिंग में भी होते हैं, टपल्स में भी होते हैं, लिस्ट में भी होते हैं। लिस्ट में चेंजेस किए जा सकते हैं, टपल में चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। सो आई होप तुम लोग को ये सारे सीक्वेंसेस समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो चलो भी हम लोग इस प्रोग्राम को बनाते हैं। इस प्रोग्राम की हेल्प से हमें लूप्स को, लिस्ट को एंड कंडीशंस को एक साथ यूज करना आ जाएगा। सो यहाँ पे है क्वेश्चन, वैप टू प्रिंट या राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन दिस लिस्ट। यहाँ पे हमें एक लिस्ट मेंशन की गई है, इस लिस्ट में जितने भी इवन वाले नंबर्स हैं हमें उनको प्रिंट करना है। सो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो यहाँ पे इस लिस्ट को पहले तो हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं। सो वी कैन टेक a इस लिस्ट को हम a वेरिएबल के अंदर ले लेंगे। सो यहाँ पे हमारी लिस्ट तैयार हो गई। अब इस लिस्ट में से हमें सारे इवन वाले नंबर्स को निकालना है, यानी कि हम पूरा लिस्ट एक साथ तो प्रिंट कर नहीं सकते हैं, हमें एक एक करके एलिमेंट्स को निकालना पड़ेगा, फिर उनको देखना पड़ेगा वो इवन है कि ऑड है, फिर इवन वाले टर्म्स को प्रिंट करना पड़ेगा। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप का यूज करना पड़ेगा। सो जब भी सीक्वेंसेस की बात आती है तो वाइल का यूज नहीं करते, फॉर लूप का यूज करते हैं, याद रखना। सीक्वेंसेस में से एलिमेंट को निकालने के लिए हमेशा फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाएगा। सो फॉर लूप का यूज करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर और उसके बाद एक कंट्रोल वेरिएबल ले लेंगे, एक्स ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। इन यहाँ पे हो जाएगा ए, फॉर एक्स इन ए हमारा सीक्वेंस है, लिस्ट है मतलब ये। सो फॉर एक्स इन ए तुम डायरेक्टली लिस्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैंने स्ट्रिंग के केस में बताया था। तुम यहाँ पे डायरेक्टली लिस्ट को भी ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी ये काम करेगा, चाहो तो इस तरह ले लो, ऐसे भी काम करेगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर लिस्ट को लेके करना है तो वैसे भी बता सकता हूँ। सो यहाँ पे हो जाएगा फॉर एक्स इन ए। उसके बाद में हमें एक एक एलिमेंट मिलता जाएगा, पहले x में 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 10 आएगा, 7 आएगा। सो हम बारी बारी से चेक कर लेते हैं क्या हमारा जो नंबर प्रेजेंट है पर्टिकुलरली x में हर बार
क्या वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तब उसको प्रिंट करना है। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ के आगे कंडीशन क्या देंगे वो ध्यान देना। हम चेक करेंगे इफ x, जब भी इवन चेक करना होता है हम नंबर को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा यानी कि नंबर इवन है, तो इसी तरह होता है। सो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे अगर x को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो, यानी कि x हमने 2 से डिवाइड किया, सो x को 2 से डिवाइड करने पे क्या हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। x को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेने के लिए हम ऑपरेटर यूज करते हैं मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, x को 2 से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर वाला वैल्यू आएगा वो हमको रिटर्न करके दे देगा। तो हम चेक कर लेंगे क्या हमारा रिमाइंडर डबल इक्वल टू 0 तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो हमारा नंबर इवन होगा, तब हम उसको प्रिंट करेंगे। तब उसके बाद यहाँ लिख देंगे प्रिंट और यहाँ पे हो जाएगा x, तब अपना x वाला वैल्यू प्रिंट कर दो। तो यानी कि जितने भी एलिमेंट्स निकल के आएंगे चेक होंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, x को हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा मतलब कि वो इवन है, और अगर इवन नंबर होगा तब हम उसको प्रिंट करेंगे। सो आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब इसको अगर हम रन करें तो कौन से एलिमेंट प्रिंट होंगे, सिर्फ वो एलिमेंट्स प्रिंट होंगे जो कि हमारे इवन है, यानी कि 4 और 10। बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ऑड हैं, तो 4 और 10 सिर्फ यहाँ प्रिंट होंगे। सो आई होप तुम लोग को ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अब हम बात करते हैं सेट्स की। तो पाइथन में हम सेट्स भी बना सकते हैं। सो तुम लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में जैसे सेट्स होते हैं। सो सेट्स के अंदर हम वेरियस एलिमेंट्स को लेते हैं, उनको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच लिख देते हैं, वो बन जाता है हमारा सेट। अब सेट की कुछ खासियत होती हैं। पहली बात तो सेट अनऑर्डर्ड होता है, यानी कि उसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, वहाँ पे एलिमेंट्स बस एक के बाद एक लिखे होते हैं। यहाँ पे कोई इंडेक्सेस नहीं होंगे। इंडेक्सेस नहीं होंगे तो हम यहाँ पे इंडिविजुअली एलिमेंट्स को निकाल भी नहीं सकते। सेट एक बार बन जाता है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जैसे टपल के केस में था। सेट एक बार बना दिया जाएगा सो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज़, सेट में कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होती है, यानी कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट अगर तुम एक से ज़्यादा बार लिख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा और सेट के अंदर एक एलिमेंट एक ही बार प्रेजेंट होगा। तो ये कुछ खासियत है सेट्स की। तो चलो यहाँ पे एक सेट बना के देखते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं a, इसके अंदर सेट बनाते हैं। सो a इज इक्वल टू, सेट बनाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम एलिमेंट्स को कॉमा कॉमा करके सेपरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ 10 और कॉमा 20, उसके बाद कोई वर्ड दे देते हैं। यहाँ पे वर्ड के लिए डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, जैसे हमने दिया एप्पल। सो यहाँ पे ये हमारा सेट बन गया। अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू रिपीट देते हैं, जैसे मान लो मैंने दे दिया 20, तो होगा क्या कि ये 20 मैं जितनी भी बार लिखूं ये 20 आएगा एक ही बार। तो अगर हम इस सेट को प्रिंट करना चाहें, सो प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन का। इसके अंदर हम वैल्यू दे देंगे, मतलब वेरिएबल का नाम लिख देंगे a। तो यहाँ पे a सेट हमारा पूरा प्रिंट होगा। अब जब प्रिंट होगा तो ध्यान देना क्या प्रिंट होता है। सो यहाँ पे देखो प्रिंट होके क्या आया है, 10, फिर एप्पल और फिर 20 की वैल्यू सिर्फ एक बार प्रिंट होके आई है जो लास्ट बार थी, यानी कि शुरुआत के जितने भी डुप्लीकेट 20 थे वो सारे इसने हटा दिए हैं। ऊपर यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे डुप्लीकेट 20 भी दिया था, 20 20 20, लेकिन उसने सारे 20 वैल्यू हटा के सिर्फ एक 20 वाला लास्ट वाला एलिमेंट रखा है। सो ये होता है सेट। अब यहाँ पे सेट में अगर हम कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस नहीं हो सकता, करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे मान लो a at 0 निकालना चाहें तो क्या आता है। सो यहाँ पे जैसे ही हम इसको रन करेंगे देखो एरर आ जाता है, यानी कि सेट के अंदर एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड होते हैं, सेट के अंदर कभी कोई इंडेक्स नहीं होता है। यही चीज़ें मैंने तुम लोग को बता रखी हैं। तो सेट की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दैट देयर आर नो डुप्लीकेट वैल्यूज, सेट अनऑर्डर्ड होता है, इंडेक्सेस नहीं होते हैं, और सेट एक बार जब बन जाता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। सो पाइथन के अंदर नेक्स्ट हमारा कलेक्शन होता है डिक्शनरी। सो डिक्शनरी एक तरह की मैपिंग होती है। सो मैपिंग का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी के अंदर हम की वैल्यू पेयर्स सेव करते हैं। की और वैल्यू का मतलब समझने के लिए तुम्हें मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कभी हो सकता है तुमने डिक्शनरी में कोई वर्ड सर्च किया हो। सो डिक्शनरी के अंदर जब भी कोई वर्ड लिखा होता है देन उसके आगे उसका मीनिंग मेंशन्ड होता है। तो हम क्या सर्च करते हैं, हम मीनिंग नहीं सर्च करते, हम वर्ड को सर्च करते हैं, यानी कि की वैल्यू को सर्च करते हैं और उसका हमें वहाँ मीनिंग मिल जाता है, यानी कि वैल्यू मिल जाता है। सो की सर्च करेंगे यानी वर्ड सर्च करेंगे, उसका मीनिंग मिल जाएगा। सो वहाँ पे की क्या हो गया, की इज द वर्ड, एंड वहाँ पे उस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वैल्यू। सो की वैल्यू पेयर्स, एक डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे वर्ड मीनिंग सेव होते हैं। सो डिक्शनरी ऐसे ही समझ सकते हो कि डिक्शनरी के अंदर वर्ड मीनिंग सेव होते हैं, यानी कि की और वैल्यू सेव होते हैं। और की वैल्यू सिर्फ एक नहीं, ढेर सारे की वैल्यू सेव होते हैं। सो यही ढेर सारे की और वैल्यू के जो जोड़े होते हैं, पेयर्स होते हैं, मिल के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारी डिक्शनरी। तो हम पाइथन के अंदर डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो अभी यहाँ पे हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। सो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए अगेन यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना होगा। हम ले सकते हैं dict1
तुम ए भी ले सकते थे, वो भी एकदम सही तरीके से काम करेगा। मैंने यहाँ पे dict1 ले लिया है ताकि पता रहे कि डिक्शनरी बना रहे हैं। सो यहाँ पे इक्वल टू, अब डिक्शनरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। सो डिक्शनरी की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हम लिखेंगे। तो अब यहाँ पे डिक्शनरी की हर एक वैल्यू में एक की होती है और एक वैल्यू होती है। सो यहाँ पे की वैल्यू का मतलब तुम्हें समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ अगेन। सपोज मान लो तुम फेसबुक के इंजीनियर हो एंड तुम्हें फेसबुक डेवलप करनी है। उस टाइम में थोड़ा बैक में जाओ जब फेसबुक बनाई गई थी। मान लो तुम्हें फेसबुक क्रिएट करनी है दोबारा से। सो फेसबुक के डेटाबेस के अंदर तुम्हें एक अकाउंट का डेटा मान लो सेव करना है। सो वहाँ पे इस डेटा के अंदर तुम्हारा नेम होगा, तुम्हारी लॉगिन वाली आईडी होगी, पासवर्ड होगा और भी जो चीज़ें तुम लाइक करोगे वो चीज़ें होंगी। तो मेनली हम 3 चीज़ें रखते हैं, नेम रखते हैं, लॉगिन आईडी रखते हैं, ईमेल भी रख सकते हो और यहाँ पे पासवर्ड भी रख सकते हो। तो सपोज हम इन सारी वैल्यूज़ को चलो सेव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया नेम, यहाँ पे सिंगल कोट्स में, तुम डबल कोट्स में भी ले सकते हो स्ट्रिंग को। नेम हमारा हो गया की। अब तुम्हारा नाम, जो भी तुम्हारा नाम हो वो तुम यहाँ पे दे सकते हो। सो नेम हमारा हो जाएगा, जैसे मैं अपना नाम दूंगा आलो। और उसके बाद में नेक्स्ट हम ले लेते हैं अगला की, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ईमेल। भाई जितनी चीज़ें हमें चाहिए हम वो की के फॉर्म में लेते जाएंगे, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। ईमेल मान लेते हैं हमने, यहाँ पे ले लिया xyz@abc.com, ये हो गया। उसके बाद कॉमा लगाते जाएंगे हर एक की वैल्यू पेयर के बाद। एंड इसके बाद यहाँ पे ईमेल तो हो गया, ईमेल को ही हम एज आईडी यूज़ कर लेंगे। एक और ले लेते हैं यहाँ पे तो पासवर्ड यहाँ पे चलो पूरा लिख देते हैं। सो ये हो गई हमारी की और यहाँ पे पासवर्ड का वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं। सपोज हमने दे दिया 1 2 3 4, ये हमारा पासवर्ड हो गया। सो ये हमारी बन गई एक डिक्शनरी। इस डिक्शनरी में क्या है, ये एक यूज़र का डेटा है जिसमें कीज़ हैं और वैल्यूज़ हैं, की वैल्यू के पेयर्स हैं जहाँ पे इनका एक मतलब है। देखो की क्या है, की बता रही है कि वो किस तरह की डिटेल है और उसके अंदर एक वैल्यू सेव है जो कि उसकी वैल्यू बता रही है। सो यहाँ पे इस तरह से हम की वैल्यू पेयर्स बनाते हैं। तो मान लो ये सारी डिक्शनरी की वैल्यूज़ को हमें एक साथ प्रिंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, वी विल राइट प्रिंट और यहाँ पे हम नाम दे देंगे अपनी डिक्शनरी का dict1। और इसको जैसे ही हम रन करते हैं तो यहाँ पे डिक्शनरी 1 के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी की सारी वैल्यूज़ देखो इस तरह प्रिंट हो जाएंगी, यानी कि की वैल्यू पेयर्स में इस तरह कॉमा कॉमा करके प्रिंट हो जाएंगी जैसे हमने दिया था। तो अगर मान लो यहाँ पे हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए तो हमें उसका की पता होना चाहिए। सो यहाँ पे प्रिंट के अंदर डिक्ट के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम की मेंशन कर दें, सो यहाँ पे जैसे मान लो मुझे सिर्फ नेम वाला वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मैं की मेंशन करूँगा। अच्छा, कैपिटल एंड स्मॉल का हम ध्यान देंगे, यहाँ पे जो की हमने दिया है एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे हमें लिखना है। अगर मान लो की में यहाँ पे स्मॉल n होता तो यहाँ पे जब हम की कॉल करेंगे यहाँ पे की में भी हम वही सेम की का नेम देंगे, स्मॉल या कैपिटल जैसा भी हमने दिया होगा एग्जैक्टली वही की हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी। सो अब अगर हम इसको रन करेंगे, सो नेम में हमने क्या वैल्यू दी है, नेम वाली की में वैल्यू सेव है मेरा नाम। सो यहाँ पे हमारा नेम प्रिंट हो जाएगा। सो देख लो नेम प्रिंट हो गया है। अगर मान लो हमको पासवर्ड चाहिए तो हम यहाँ पे की में क्या पास कर देंगे, यहाँ पे भेज देंगे पासवर्ड। सो यहाँ पे हमारा पासवर्ड आ जाएगा। इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ पासवर्ड प्रिंट होके आ गया है। सो इस तरह की वैल्यू के पेयर्स को हम सेव करते हैं अपनी डिक्शनरी। सो आई होप तुम लोग को डिक्शनरी क्या होती है ये समझ में आ गई होगी एंड इसे यूज कैसे किया जाता है ये भी समझ में आ गया। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फंक्शंस। सो फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में। सो फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। सो हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगर एक साथ लिख देते हैं एंड वो स्टेटमेंट्स मिलकर कुछ पर्टिकुलर काम कर रहे होते हैं, सो उन्हीं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम एक फंक्शन बोलते हैं। सो पाइथन के अंदर दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो पहले से बने हुए होते हैं। सो हमें इनमें कोई मेहनत नहीं करनी होती, ये पहले से बने, हमें बस इनको यूज करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तक इस पूरे कोर्स में हम लोगों ने कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज किए हैं। हमने इनपुट फंक्शन यूज किया है, हमने सिर्फ उसका यूज किया है, उसको बनाया नहीं है। हमने प्रिंट फंक्शन को यूज़ किया है, हम अलग अलग वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहे थे। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे हमने आईएनटी फंक्शन का यूज़ किया था, यानी कि जो हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने के लिए यूज़ कर रहे थे आईएनटी टाइप में, तो उसका हम यूज़ कर रहे थे। और भी ढेर सारे हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ये 3 अभी तक हम लोगों ने यूज़ किए थे, तो मैंने इसके एग्जाम्पल तुम्हें दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जैसे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उसी तरह हम भी अपने फंक्शंस बना सकते हैं प्रोग्राम में। कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं DEF कीवर्ड का। डेफ का मतलब डेफिनेशंस है। सो डेफ कीवर्ड का यूज़ किया जाएगा, उसके आगे हम अपने बनाए हुए फंक्शन का नाम लिख देंगे। जो भी काम हम फंक्शन में कर रहे होंगे उसके हिसाब से नाम रख देते हैं। नेम हमें स्मॉल लेटर्स में ही देना होता है, किसी भी नंबर से नेम का स्टार्टिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सो फंक्शन का नेम देंगे रूल के हिसाब से,
फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ फंक्शन बना रहे हैं तो कोई भी फंक्शन हो उसके आगे राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज होकर जरूर से लगता है, चाहे वो प्री डिफाइंड फंक्शन हो या फिर अगर हम भी बना रहे होंगे तो वहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज होकर लगेंगे। फिर उन ब्रैकेट्स के अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं, अगर हमें कोई पैरामीटर चाहिए होगा, कोई वैल्यू चाहिए होगी तो वहाँ पे उसको डिफाइन कर देंगे। फिर उसके बाद में कोलन लगेगा, फिर हमारी फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो भी हम काम कर रहे होते हैं, एंड लास्ट में अपना काम करने के बाद में अगर हमारा कोई वैल्यू रिटर्न हो रहा होगा तो उसको रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे। सो ये हमारा होता है फंक्शन। तो चलो भी एक फंक्शन बना के देखते हैं ताकि तुम लोग को और अच्छे समझ में आ जाए फंक्शन कैसे बनाते हैं। सो फंक्शन बनाने के लिए जैसा कि मैंने बताया हम यूज करते हैं डेफ कीवर्ड का या डीईएफ, और इसके आगे हमें लिखना होता है फंक्शन। सो मान लेते हैं सपोज हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो दो नंबर्स का सम करता है। चलो अभी इसी फंक्शन को बनाते हैं। सो यहाँ पे हम फंक्शन का नाम दे देते हैं सम, बिकॉज ये दो नंबर्स को ऐड करेगा। सो सम के अंदर हम दो पैरामीटर्स लेंगे, एक ले लेते हैं, दो नंबर सेव करने हैं, कोई भी तुम वेरिएबल के नाम मान सकते हो। पैरामीटर्स का मतलब होता है वेरिएबल, तुम कोई भी नाम यहाँ दे सकते हो, ए दे दिया और बी दे दिया, तुम एक्स वाई दे सकते हो, तुम num1 num2 करके दे सकते हो, जो तुम्हारा मन हो तुम यहाँ पे नाम दे सकते हो। बस हाँ, नंबर नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर में ही वेरिएबल का नाम होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। ये हो गया डेफ, उसके बाद फंक्शन का नाम, और ब्रैकेट्स के अंदर हमने पैरामीटर्स यहाँ पास कर दिए ए और बी। इसके बाद में कोलन लगाएंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, मान लो जहाँ से भी हम इसको कॉल करेंगे या फिर ये फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे वहाँ से दो नंबर इसमें आएंगे ए और बी में। जैसे हम इनपुट कराते हैं यूज़र से, वैसे ही कुछ यहाँ पे मान लो ए और बी में वैल्यूज़ आ गए। हमें क्या करना है, हमें सम करना है। तो सम करने के लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, वी विल राइट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे हमने सम करा लिया सी में। उसके बाद में ये सम हो गया है, तुम चाहो तो इस सम को यहीं पे प्रिंट कर सकते हो या फिर इसको रिटर्न भी कर सकते हो। अगर हम चाहें तो यहीं पे प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, वी विल राइट प्रिंट, और यहाँ पे हम सी को प्रिंट कर देंगे, सम हमारा प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद ये हम जब फंक्शन लिख लेंगे, ये कॉल नहीं होगा अपने आप। जब भी कोई फंक्शन लिखा जाता है उसको हमें कॉल करना पड़ता है। यानी कि सोच के देखो, कोई फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे हम इनपुट फंक्शन का यूज़ कर रहे थे, सो उसको हमें लिख के कॉल कराना पड़ रहा था, तब जाके वो इस्तेमाल हो पा रहा था। तो वही चीज़ इस फंक्शन के लिए भी है। तो दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये अभी हमने बनाया है, ठीक है। तो इसको अगर कॉल करेंगे, कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सम, फंक्शन का नाम, उसके बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, एंड अगर इस फंक्शन में कोई पैरामीटर पास करना है तो यहीं पे हम पास कर देंगे। यहाँ पे हम इनपुट नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे मान लो हम अपनी तरफ से कोई नंबर दे देते हैं, हम दे देते हैं 2 और 3। इसका मतलब ये कि हम सम फंक्शन के अंदर 2 और 3 वैल्यू अपनी तरफ से भेज रहे हैं और हमें इनका सम करवाना है। और सम फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे ए और बी ऐड हो जाएंगे और वहीं पे प्रिंट हो जाएगा। सो इसको रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही हम रन करेंगे, यहाँ पे सम फंक्शन हमारा कॉल होगा और देख सकते हो दैट 2 और 3 ऐड होके यहाँ पे सम हमारा प्रिंट हो गया। जैसा भी यहाँ तुम चाहो तुम यहीं पे प्रिंट कर सकते हो, एंड चाहो तो जहाँ से इसको कॉल कर रहे हो वहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हो। हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, देखो प्रिंट हमने अभी फंक्शन के अंदर किया है तो ऐसे कर दिया। अगर मान लो तुम्हें रिटर्न वाला काम करना है, तुमने क्या किया, रिटर्न सी कर दिया। तो इसका मतलब ये कि दैट अब सी का वैल्यू हम अपने फंक्शन में प्रिंट नहीं कर रहे हैं, फंक्शन क्या करेगा, ऐड करेगा, उसके बाद वैल्यू वापस भेज देगा जहां से हम फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। यानी कि इस जगह पे सम फंक्शन हमें कुछ रिटर्न ला के देगा, सम करके देगा 2 और 3 का। अब उस सम को हम डायरेक्टली यहीं पे प्रिंट कर सकते हैं, वी कैन राइट प्रिंट, एंड इस कॉलिंग को हम इस प्रिंट के अंदर ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि सम फंक्शन यहाँ कॉल होगा, कॉल होके जो वैल्यू रिटर्न होके आएगा वही प्रिंट हो जाएगा। अगर ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लो, x इज इक्वल टू सम, सम का वैल्यू हम x वेरिएबल में सेव कर देते हैं, तब इसको प्रिंट करते हैं, तो ऐसे भी वही काम हो जाएगा। सो अगर इसको रन करें तो क्या होगा, देख लो, x इज इक्वल टू जो वैल्यू आया था सम में रिटर्न होके वही हमने प्रिंट कर दिया, सम यहाँ पे 5 प्रिंट होके आ गया फाइनली। अगर हम चाहें तो मैसेज भी दे सकते हैं, जो मैसेज मैंने तरीका तुम लोग को बताया था, यहाँ लिख सकते हो सम और उसके बाद इक्वल टू और उसके बाद में कॉमा करके x। तो इस तरह क्या होगा, सम इज इक्वल टू x लिख के आ जाएगा। सो वही चीज़ है जो स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बताई थी। सो आई होप फंक्शन को कैसे बनाया जाता है ये चीज़ तुम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई होगी। तो जिस तरह हमने ये सिंपल फंक्शन को बनाया है, सेम इसी तरह हम बड़े बड़े फंक्शंस को भी बना सकते हैं। आगे जब हम प्रोग्राम्स करेंगे तो हम बड़े बड़े फंक्शंस भी बनाएंगे। सो आई होप जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पाइथन से रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो सारे तुमको अच्छे समझ में आए होंगे, एंड इस वीडियो को देखने के बाद में अब तुम पाइथन की प्रोग्रामिंग और भी बेटर तरीके से कर पाओगे। एंड अगर पाइथन से रिलेटेड और भी किसी टॉपिक के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए तो नीचे तुम कॉमेंट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।